मैं बासु के प्यार में 4 साल तक पड़ा रहा, लेकिन मेरे दिल की गहराई में मुझे कभी सच्चा प्यार महसूस नहीं हुआ। बच्चे के जन्म के बाद मैंने बिना किसी झिझके उसे छोड़ने का फैसला किया। उस औरत ने अपनी खरगोश जैसी लाल आंखें उठाईं और मुझसे सवाल किया, याओ चैन, तुम्हारा दिल इतना बेरहम कैसे हो सकता है? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते थे तो 4 साल तक मेरे साथ क्यों रहे? क्योंकि तुम मासूम और दयालु हो, बाहर की कोई भी औरत तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। क्या तुम इस जवाब से संतुष्ट हो? 6 साल बाद किस्मत का पहिया घूमा। वह एक अमीर यंग लेडी बन गई जो एक इशारे पर सब कुछ बदल सकती थी। उसके एक छोटे से कदम ने मेरी जॉब छीन ली और मुझे लंग कैंसर डायग्नोस हो गया। मैं 1 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि मरने से पहले मैं उसे एक बार फिर बचा सकूंगा। जब मैंने देखा कि चाकू उसकी तरफ आ रहा है तो मैंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। मैं सीधे उसकी तरफ भागा। मैं उसके सामने आ गया। एक ही पल में मेरी चेस्ट खून से भीग गई। मैं धीरे धीरे बासु की बाहों में गिर गया। बासु एकदम हैरान रह गया। कुछ देर बाद उसने अपने पास खड़े पर्सन पर चिल्लाया, जल्दी करो, 20 पर कॉल करो। फाइनली हेल्पफुल लोगों की मदद से मैं एम्बुलेंस में लेटा हुआ था। मेरी चेस्ट का दर्द बर्दाश्त से बाहर था। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लग रहा था कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। मैंने अपने मन में सोचा, इसलिए मैंने बासु से कहा, थोड़ा पास आओ, मुझे तुमसे कुछ वर्ड्स कहने हैं। बासु मेरे पास आए और मेरी करंट कंडीशन देखी। एक अजीब सा डर उन पर छा गया, जैसे उन्हें पता था कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तुम, अनान, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम बकवास बातें कर रहे हो। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुमने खत्म नहीं किया है। बस अच्छी तरह जियो, इसे खुद करो। मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी। ये सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस मुश्किल से रिंग निकालते हुए उन्हें देखा। मैंने धीरे से कहा, बासु, मुझे नहीं पता कि आपको अभी भी याद है या नहीं। सच तो ये है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं फेंका था। मुझे बस डर था कि आपका मंगेतर गलत समझेगा और आपके रिलेशन को नुकसान पहुंचेगा। हर एक वर्ड बोलने पर खून और तेजी से बाहर आ रहा था, लेकिन भले ही दर्द मेरे दिल को चीर रहा था, मुझे यह कहना ही था। अगर मैंने अभी नहीं कहा तो मुझे डर था कि बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैंने दर्द के साथ एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद मैंने बोलना जारी रखा, एक बात और है जो मैंने आपको नहीं बताई है। सच तो यह है कि एक औरत ने साफ कपड़े से मेरी चेस्ट को दबाया जो खून से भीग चुका था। उसने कहा, याओचेन चुप रहो, मैं अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी एनर्जी बचाओ, कॉन्शियस रहो, सोना मत। क्या तुमने सुना? बासु ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और वर्ड बाय वर्ड कहा, मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है। जो तुम्हारा मुंह पर बकाया है उसे तुम्हें खुद चुकाना होगा। मैंने उन्हें देकर हल्की सी स्माइल दी। अपने दर्द की परवाह किए बिना मैंने कहना जारी रखा, जो चाकू मुझे आपके लिए लगा है उसे भी मेरी मिस्टेक्स का कंपेंसेशन माना जाए। बासु, मुझसे प्रॉमिस कीजिए, अगर मैं सच में चला जाऊं तो प्लीज मुझसे नफरत मत करना। मेरे पास भी अपने रीजंस थे। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि आप, लेकिन मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। मेरा हाथ जिसमें डायमंड रिंग थी अचानक एक आवाज के साथ नीचे गिर गया। रिंग फ्लोर पर लुढ़क गई। बासु एकदम सुन्न हो गए, मुझे बेहोश होते हुए देखते रहे। वो मुझ पर चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके मुंह से कोई साउंड नहीं निकल रही है। बासु में भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। मैं बस आपको अपने पास से धीरे से पुकार सका हूं, आचेन, आचेन जागो। क्या तुम ऑरेंज सी देखने नहीं जाना चाहते थे? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जागो। उसने मुझे काफी देर तक पुकारा। ये देखकर कि मैं अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ, उसकी आंखों से आंसू एक एक करके गिरने लगे। विजन धुंधला हो गया। उसने अपने हाथ से आंसू पोंछे। झुके हुए सिर के साथ उसने रिंग को उठाकर मेरे हाथ में डालने की कोशिश की, लेकिन मैं रिंग को पकड़ नहीं पा रहा था। रिंग दोबारा फ्लोर पर गिर गई। बासु तुरंत टूट गए। उन्होंने बस फ्लोर पर बैठने का फैसला किया। उन्होंने अपना सिर अपनी बाहों में छिपा लिया। वह धीमी आवाज में प्रार्थना करने लगे, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज जल्द ही जाग जाओ। उस मोमेंट पर एम्बुलेंस फाइनली हॉस्पिटल पहुंची। मुझे और येरेन को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। बासु लाल आंखों के साथ ऑपरेशन थिएटर के बाहर बिना एक वर्ड बोले खड़े थे, जब तक कि एक नर्स सर्जरी शीट लेकर पास नहीं आई और पूछा कि घायल का रिलेटिव कौन है। बासु ने साफ आवाज में जवाब दिया। सर्जरी शीट पर अपना नाम जल्दी से साइन करने के बाद उन्होंने नर्स से पूछने की हिम्मत की, वो अभी कैसा है? नर्स ने जवाब दिया, सिचुएशन अभी बहुत क्लियर नहीं है, हमारे डॉक्टर उन्हें बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज पेशेंस रखिए। ये सुनकर उन्होंने सिर हिलाया। ऑपरेशन के दौरान बासु ने अपना सिर झुकाए रखा, बिना यह जाने कि वह क्या सोच रहे थे। उनकी सबऑर्डिनेट सुसैन भी उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकी, इसलिए वह वेंडिंग मशीन से मिनरल वाटर की एक बोतल खरीदने गई। उसने वो उन्हें दी और कंसोल किया, मिस, थोड़ा पानी पी लीजिए। मिस्टर याओ की किस्मत यकीनन अच्छी होगी, वह जरूर बच जाएंगे। बासु ने पानी लिया। वह बस बोतल पकड़े हुए धीमी आवाज में बड़बड़ा रहा था, मैं हमेशा उससे बदला लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह भी रिग्रेट का स्वाद चखे, लेकिन आज रात वो मेरे सामने आ गया। उसने मेरे लिए वो चाकू खाया। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूं। बासु हमेशा फर्म और क्लियर रही हैं, डिसीसिव और क्विक उनका निकनेम है। लेकिन अजीब बात है कि मेरे केस में वह मुझसे नफरत करती है, लेकिन वह बहुत सॉफ्ट भी है।
सुसैन ने बासु को कभी इतना कंट्राडिक्टरी नहीं देखा था। आज रात याओ चेन ने उनके लिए जो चाकू सहा वो बासु के दिल के मजबूत शहर को ढाने के लिए काफी था। और उस समय मैं हॉस्पिटल के बेड पर एक बहुत लंबा सपना देख रहा था। सपने में ऐसा लगा जैसे मैं किसी दलदल में हूँ। जितना ज्यादा मैं स्ट्रगल करता ये उतना ही मुश्किल होता जाता। मैं गहरा और गहरा डूबता जा रहा था और फिर मैं एक ब्राइट व्हाइट लाइट के बीच में आ गया। मुझे सिर्फ अनान के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। पापा मत जाओ, अनान मेरी तरफ भागती है। मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसे गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन अनान मुझे देख नहीं पाती। वह मेरी बॉडी के आर पार निकल गई। मैंने हैरान होकर अपनी बॉडी की तरफ नीचे देखा। मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी करने के लिए बहुत सी बातें हैं। मुझे धुंधला सा याद है कि जिस दिन अनान ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, मैंने बर्थडे केक के सामने 3 विश मांगी थी। पहली विश ये है कि बासु मुझे माफ कर दे। दूसरी विश ये है कि अनान और मेरी माँ को कैपिटल से दूर ले जाऊं, एक ऐसी जगह जाऊं जहां हमें कोई ना जानता हो और हमेशा के लिए साथ रहें। तीसरी विश ये है कि मैं अपनी फैमिली को एक बेहतर लाइफ देने के लिए काफी पैसा कमा सकूं। लेकिन अब तक बासु ने मेरी माँ और मुझे माफ नहीं किया है। हम अकेले और बेसहारा हैं। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या करना है। अचानक मुझे एक गहरी उदासी महसूस होती है। रोने की इमेज फिर से बदल जाती है। मैं बासु को फ्लोर पर अनान की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में मुझ पर चिल्लाते हुए देखता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे एक्सेप्ट करूंगी? नहीं, तुम गलत हो। वह मिस्टेक है। मैं मर नहीं सकता। होश में आने से पहले ये मेरा लास्ट थॉट था। पूरे 4 घंटे लंबी सर्जरी फाइनली खत्म हो गई। ऑपरेशन थिएटर का गेट अचानक खुलता है। सर्जन बासु से कहते हैं पेशेंट अब डेंजर से बाहर है, लेकिन अभी भी ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। लकीली ये लड़का काफी लकी है, हार्ट पर असर नहीं पड़ा, वरना बासु ये न्यूज सुनकर पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। जब वह उठी तो उसकी बॉडी हल्की सी हिली। आचेन भले ही वे क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आ गया है, लेकिन सीरियस इंजरी के कारण मुझे उसके साथ यहीं रुकना होगा। सुसैन नाइट का खाना लाई। मिस, क्या आप डिनर नहीं करेंगी? थोड़ा खा लीजिए। बासु का खाने का मन नहीं था। उसने बस हल्के से पूछा कि यूसरेन कैसा है। सुसैन ने जवाब दिया, मैंने डॉक्टर से पूछा, मिस्टर याओ की चोटें सीरियस हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बासु ने सुनने के बाद धीरे से सिर हिलाया, फिर एडवाइस दी, यू सेरेरोंग पर नजर रखो। आज रात का कातिल दुश्मनों द्वारा चुप कराने के लिए भेजा गया कोई पर्सन होना चाहिए। सुसैन ने सावधानी से अपना गैस रखा। मिस, क्या आपको लगता है कि यह याओ फान का भेजा हुआ हो सकता है? बासु ने मुझे प्यार से देखा। मैं अभी भी सो रहा था। जब याओ चेन और यूसेन जाग जाएंगे तब बात करेंगे। अभी के लिए शोर मत करो। हॉस्पिटल में भी कुछ अरेंजमेंट करो। सुसैन के सिर हिलाकर चले जाने के बाद बासु फाइनली पास आए। उन्होंने रिंग वाली सिल्वर चेन दोबारा मेरी गर्दन के चारों ओर पहना दी। उनकी फिंगर्स ने ठंडे मेटल को छुआ। उन्होंने मुझे प्यार से देखा। उनका हाथ मेरे चेहरे को सहला रहा था जबकि वह बड़बड़ा रही थी, याओ चेन, क्या तुम इस तरह से खुद को रिडीम करना चाहते हो? तुम ये कर्ज नहीं चुका पाओगे। तुम्हें जीना होगा। इसे मुझे पर्सनली एक एक करके वापस करो। उस औरत के वर्ड्स सुनकर मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैंने बासु की ठंडी लुक देखी, अपने दिल की कड़वाहट को दबाया। इतना वीक? क्या आपने पहले कहा था कि अब आपको मेरी परवाह नहीं होगी? ये सच है ना? मैंने बासु के सामने अपने होंठ भींचे, अपनी आवाज के भारीपन को दबाने के बाद। तुम्हारी लाइफ या डेथ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने रिलैक्स होने का नाटक किया और सांस छोड़ी। तब मैं शांत रहूंगा। अब से मैं मिस्टर बी को शादी करने पर इन्फॉर्म नहीं करूंगा। एक सही एक्स को मरे हुए इंसान की तरह होना चाहिए। उसने चुपचाप अपने होंठ भींचे। मन में सोच रही थी कि मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, चाओ चेन, तुम ग्रेट हो। मैंने तुम्हें अभी आजाद किया है और तुम पहले से ही किसी और के साथ मैरिज करने और बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा वो या हियान वानिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? वो किसके साथ है? इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? उस औरत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह खोला और कहा, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। बेहतर होगा कि तुम जियान बांजी से दूर रहो। ये सुनकर मैंने सोचा कि जियान वानिंग का उससे क्या लेना देना है। पहले सच में उसके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशन था, लेकिन वह भी बासु के साथ रिलेशन की वजह से था। लेकिन अब हम सब अलग हो चुके हैं। मुझे जियान वानिंग को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और मैं उनके सर्कल से बचने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मैंने जवाब देते हुए कहा, चिंता मत करो बासु, जब मैं काफी पैसे सेव कर लूंगा तो मैं जिम्सो छोड़कर तुम लोगों से बहुत दूर चला जाऊंगा। बासु ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस यही सोचा कि मैं सीरियस होकर बात कर रहा था। जिम्सो इतना बड़ा है, अगर कोई स्पेशल डेट ना हो तो एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिम्सो में है या नहीं। मैंने फिर से फोन की स्क्रीन ऑन की। मैंने बासु से कहा, रात के 2 बज चुके हैं बासु, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। अगर कोई बात है तो जागने के बाद बात करेंगे, ठीक है? बासु बेवकूफ नहीं है। उसे एहसास हुआ कि मैं उसे जाने के लिए कह रहा था, जिस वजह से उसने चेयर से बैग उठाया। वह सीधे रूम से बाहर निकल गई। गुड बाय बासु। मैं हॉस्पिटल के बेड पर बैठा उसकी जाती हुई फिगर को देख रहा था। मैंने यह लाइन कही, बासु के कदम नहीं रुके। वह मेरी धुंधली दृष्टि से गायब हो गई। वह काफी दूर जा चुके हैं, है ना? मैंने अपना सिर झुकाया और स्नेह खाना जारी रखा। हालांकि अपने दिल के दुख पर मैं अब कंट्रोल नहीं रख सका। क्या ये वही फ्रीडम नहीं है जो मैं हमेशा से चाहता था? मैं फिर से किस बात की शिकायत कर रहा हूँ?
क्या मैंने खुद यह रास्ता नहीं चुना था? तो फिर मुझे दुखी क्यों होना चाहिए? भले ही ऐसा हो, मेरी चेस्ट का तेज दर्द मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि यह जख्म का पेन है या मेरा दिल ऐसा फील कर रहा है। मैं 2 बार इससे गुजर चुका हूँ। पहली बार 16 साल पहले मुझे जाने के लिए मजबूर किया गया था। मुझे उस समय का सीन साफ याद है। उनके फादर स्टडी रूम में शांत टोन में बैठे थे, लेकिन नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम कंपेनेबल नहीं थे। मैंने मुंह खोला, मैं मना करना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला। उस समय मेरे फादर का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था। कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। क्रेडिटर्स हर दिन आते थे, बजाय इसके कि वो मेरे साथ सफर करे और मेरी पीठ पीछे उंगलियां उठे। इससे बेहतर है कि वह मुझसे नफरत करे। कम से कम वह ठीक तो रह सकेगा। दूसरी बार अब है। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। बासु, तुम सच में जानते हो कि मुझे कैसे टॉर्चर करना है? मुझे ब्रेकअप भी 2 बार एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। मेरी फिंगर्स कांपना बंद नहीं हो रही हैं। मैं बस खुद को बार बार यही समझा सकता हूँ, मैंने ही सबसे पहले इस रिलेशन को धोखा दिया था। मुझे भागने का कोई राइट नहीं है। इसे जाने दो, उसके बारे में मत सोचो। हॉस्पिटल के सामने रोड पर एक ब्लैक मैबैक कार खड़ी है। विंडो आधी नीचे है। एक फेयर और पतला हाथ विंडो के किनारे पर टिका है। स्ट्रीट लाइट की लाइट पेड़ों की छांव से छनकर आ रही है। उसके हाथ के पीछे रोशनी का एक पैच सा पड़ रहा है। वह आखिरी इंसेंस स्टिक निकालती है। वह इसे जलाती है और धुआं धीरे धीरे ऊपर उठता है। उसका डेलिकेट चेहरा धुएं में लिपटा हुआ है। इसे इग्नोर करना मुश्किल है। वुडी फ्रेग्रेंस जल्द ही कार के पूरे इंटीरियर में भर जाती है। ये इतनी सटल है कि लगभग न के बराबर लगती है, लेकिन अनफॉरगेटेबल है। वह धीरे से अपनी आंखें बंद करती है। ये याओ चेन द्वारा मुझे भेजी गई आखिरी स्टिक है। मैं कभी भी ऐसी किसी चीज का यूज नहीं करूंगी जो मुझे एडिक्ट बनाए। मैं इसे छोड़ सकती हूँ। इंसेंस स्टिक्स, सही बात है। याओ चेन भी कार स्टार्ट करने से पहले हॉस्पिटल के सामने आधा घंटा और रुका रहा। बासु ने आदत के मुताबिक हॉस्पिटल के गेट की तरफ देखा और खुद पर हंसा। मैं ही हूं जिसने उसे फ्री करने का डिसीजन लिया, लेकिन अब मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि वो मेरे पीछे बाहर आए? प्यार में मेरी किस्मत हमेशा खराब रही है ना? उम्मीदें बनाए रखने का क्या फायदा? ये सोचते हुए उसने इंजन स्टार्ट किया और रात के अंधेरे में चली गई। उसने पेशेंट के कपड़ों में एक फिगर को हॉस्पिटल के लॉबी से बाहर भागते हुए नहीं देखा। मैंने कार की शैडो को दूर जाते देखा। मैं बातें क्लियर करने के लिए तुरंत उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन यह आइडिया भी बहुत कम देर टिका, क्योंकि अगर मैं सच में उसके पीछे भागता भी तो मैं उससे पूछ नहीं पाता। मेरी लेफ्ट चेस्ट का जख्म खिंचाव की वजह से खुल गया था। ये इतना दर्द दे रहा था कि मेरे माथे से ठंडा पसीना निकल रहा था। जैसे ही मैं मुड़कर रूम में वापस जाना चाहता था, मेरी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैक हो गया। मैं हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर बेहोश हो गया। जब मैं दोबारा जागा तो सुबह हो चुकी थी। डॉक्टर चिल्लाया, क्या तुम सच में अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं समझते? इतनी गंभीर चोट के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रिप निकालकर अकेले बाहर भागने की? तुम्हारा जख्म फट गया है, लगभग इन्फेक्शन और मवाद होने वाला था। अगर तुम हमारे हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर बेहोश न हुए होते तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जान बच पाती या नहीं। क्योंकि मैं हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर था, इसलिए मैंने बेहोश होने की हिम्मत की। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने खुद से कहा, तुम्हारे पास अभी भी जोक्स मारने का मूड है। डॉक्टर का एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था। आज सुबह आपकी पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स आई हैं। लंग्स के सीटी स्कैन में कुछ मिला है। इसका नेचर अभी क्लियर नहीं है। हमें पल्मोनोलॉजी और थोरासिक सर्जरी के साथ एक जॉइंट कंसल्टेशन अरेंज करने की जरूरत है। ये कहने के बाद मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेट गया। मैं काफी देर तक खोई हुई नजरों से देखा रहा। मैंने इस बुरी न्यूज को डाइजेस्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाहिर तौर पर इसे डाइजेस्ट करना मुश्किल था। डॉक्टर के जाने के बाद मेरा फोन बजने लगा। कॉलर आईडी पर नानस्यान दिख रहा था। मैंने कॉल रिसीव करने में काफी टाइम लिया। मैंने नॉर्मल साउंड करने की कोशिश की और कहा, क्या बात है अयांग? लाइन के दूसरी तरफ नानस्यान बहुत एंग्सियस थी। अचेन, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें अभी भी जख्म में पेन हो रहा है? मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे बारे में क्या सोचूं। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। उसने ऐसा किया और तुम अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं थोड़ा हंसा। मैंने उसे बहुत शांत तरीके से कंसोल किया। क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं ठीक हूं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा दर्द है, बाकी सब ठीक है। उसने मुझे फोन पर जवाब दिया। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि दर्द होता है। लगता है तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह कूदने की? मैंने स्माइल के साथ जोकिंग टोन में कहा। मुझे नहीं पता कि उस मोमेंट पर मुझ में कहां से हिम्मत आई। अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे सच में रिग्रेट होता है। अगर तुम मुझे दूसरा मौका दो तो मैं डेफिनेटली दोबारा नहीं कूदूंगा। मेरी टोन बहुत चेयरफुल है। ऐसा लगता है तो जैसे तुम अच्छे मूड में हो, लेकिन नैन्सी मुझे समझती है। तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी जानती है कि सच क्या है। अगर तुम्हें दूसरा मौका मिले तो तुम प्रोबेबली फिर से आगे बढ़ जाओगे। मुझे अभी भी तुम्हारे बासु के बारे में नहीं पता। उसने तुम्हारी केयर की है। मैं जवाब देता हूँ। ओह, उसे जिम्सो वापस जाना पड़ा, लेकिन उसने मेरे लिए एक नर्स अरेंज कर दी। नैन्सी क्या चिल्लाई, तुमने उसके लिए चाकू खाया और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब तुम उसके सेवियर हो। वो तुम्हें छोड़कर कैसे भाग सकती है? तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया है। मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैं टॉपिक चेंज करता हूँ और रेनैन के बारे में पूछता हूँ। वो ओबीडियंट है। मैं इन दिनों घर पर नहीं रहूंगा। क्या उसने कोई ड्रामा किया है? वो बहुत ओबीडियंट है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन दिनों मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में हूँ। मैं स्कूल खत्म होते ही उसे पिक करने जाती हूँ। हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं। मुझे ये कहते हुए थोड़ा एम्बैरेसमेंट महसूस हो रहा है। मैंने सच में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। इसने तुम्हें लांटिंग विला वापस जाने से रोक दिया। चेन,
तुम फिर से क्या बकवास कर रहे हो? भले ही ये अनान के लिए ना होता, मैं भी अक्सर अपने घर वापस जाती हूँ। मैं और लुभेवे, तुम जानते हो कि हम में से हर एक की अपनी लाइफ है। मेरा लांटिंग विला वापस जाने का मन नहीं है। हमने हैंगअप करने से पहले थोड़ी देर और बात की। मैं हैरान रह गया। क्यों? मैं भी जानना चाहता हूँ क्यों, लेकिन उस मोमेंट पर सब कुछ अचानक हुआ। मेरा माइंड ब्लैंक था। इंस्टिंक्टिवली मैं उसकी तरफ भागा। उस इंस्टेंट में मैंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा भी नहीं। दूसरी तरफ बासु काफी देर से रोड पर अकेले ड्राइव कर रही थी, हालांकि वो बहुत अनसेटिस्फाइड फील कर रही थी। ठीक उसी मोमेंट पर उसने रोड के किनारे एक फूड स्टॉल देखा। उस औरत ने बस 1 सेकंड सोचा और कार रोक दी। मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मुझे बस लगा कि अगर उसे कुछ हो गया तो अनान की केयर करने के लिए कोई नहीं होगा। हाँ, ऐसा ही है। वह औरत ब्रेकफास्ट लेकर हॉस्पिटल वापस आई, लेकिन नीचे ही खड़ी रही। ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई। 6 साल पहले आज चेन जो मुझसे प्यार करता था, मैंने खुशी खुशी उससे एटर्निटी का प्रॉमिस किया था, लेकिन मुड़ते ही वह बिना किसी रहम के मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट्स में वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कूद सकता है। आज चेन, मैं सच में ये ना समझ पाने की कगार पर हूँ कि इन दोनों में से तुम सच में कौन हो। ठीक उसी मोमेंट पर जब वह अपनी सोच में खोई हुई थी, फोन बज उठा। स्क्रीन पर लुभे हुए दिखाई दिया। उसने एक बार कॉल कट कर दी, लेकिन वह कॉल लगातार आ रही थी। उसने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। कॉल का जवाब देते ही लुभे को पूछते हुए सुना गया, वाह, इस टाइम तुम मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही हो। क्या तुम्हारा याओ के साथ पैचअप नहीं हो गया है? क्या तुम लोग हमेशा के लिए साथ रहने का प्लान बना रहे हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? कुछ नहीं है, काट रही हूँ। बासु ने कॉल के बाद हैंगअप कर दिया। आसमान की तरफ देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली। अंदर आने के बाद उस औरत ने बहुत अननेचुरल तरीके से मेरे सामने ब्रेकफास्ट रख दिया। मैंने रैंडमली कुछ खाना खरीदा है, अंदर सब कुछ है, इसे लो और खाओ। मैंने बैग में चुरोस और सोया मिल्क देखा। मैंने सरप्राइज होकर पूछा, क्या आपको अभी भी याद है कि मुझे सोया मिल्क के साथ चुरोस खाना पसंद है? बासु ने ऑफ कोर्स इसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने इसे जानबूझकर नहीं चुना, सेलर ने बस रैंडमली दे दिया। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने उसके डबल स्टैंडर्ड को देखते हुए देखा। मैं थोड़ा मुस्कुराया और उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया। सूप की कुछ चुस्की लेने के बाद मैंने ऊपर देखा और उससे पूछा, बासु, क्या तुमने खाना खा लिया? बासु ने देखा। मैंने टॉपिक चेंज किया। मैंने डॉक्टर से पूछा। उन्होंने कहा कि अगर तुम आई में नहीं रुकना चाहते तो 1 हफ्ते में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हो। तुम्हें हिंसो के हॉस्पिटल में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस में सारे ट्रीटमेंट कॉस्ट शामिल हैं। मैं सुसैन से कहूंगी कि वो तुम्हें कॉल करे। मैंने सिर हिलाया। अगर तुम्हें जेंगू वापस काम पर जाने की जल्दी है तो तुम पहले जा सकती हो। मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत कंसिडरेट हूँ। लेकिन बासु को मेरा ऐसा होना पसंद नहीं है। वह इस वक्त एक पुतले से अलग नहीं है। मुझे सच में नफरत है कि वह ऐसा है, लेकिन उससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया और मुझे देखते हुए कहा, अब से चाहे तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यूटियाओ का एक टुकड़ा खाया और उसके साथ एक ग्लास सोया मिल्क लिया। खाने के बाद मैंने अचानक कहा, ये यूटियाओ सच में बहुत अच्छा है। क्या तुम एक ट्राई करना चाहती हो? मैं इतना शांत था कि ऐसा लगा जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही ना हो। उसने सांस ली और फिर से जोर देकर कहा, याओ चेन, क्या तुम फ्री हो? मैंने यूटियाओ का टुकड़ा निगला और पूछने के लिए ऊपर देखा। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आया। क्या तुम ये कह रही हो कि अब तुम मुझसे नफरत नहीं करती, या तुम अब मुझसे बदला नहीं लोगी? लेकिन मुझे यकीन है कि बासु की पर्सनालिटी के मुताबिक वह सिर्फ इसलिए मुझे माफ नहीं करेगी क्योंकि मैंने उसे प्रोटेक्ट किया था। उस औरत का प्रोफाइल लाइट और शैडो में लिपटा हुआ था। ये थोड़ी लोनलीनेस एक्सप्रेस करता है। मैं तुमसे नफरत किए बिना नहीं रह सकती। जहां तक बदला लेने की बात है, तुमने मुझे एक वार से बचाया। 6 साल पहले की दुश्मनी, हम बराबर हैं। कुछ महीने पहले मैं सपना देखा था कि हमारे बीच कोई कर्ज न रहे। अब उसने सच में मुझे शांति से छोड़ दिया है। मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मेरी चेस्ट में एक मीठा मीठा दर्द क्यों हो रहा है? ये इतना दर्द दे रहा है कि मैं लगभग सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं उस दर्द को कंट्रोल करता हूँ। मुस्कुराते हुए मैं पूछता हूँ, क्या मैं अभी भी एसवाई के सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर सकूंगा? वह क्लियरली हैरान रह गई। ऐसा लगता है कि उसे मुझसे इस क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सोचने पर इसका सेंस बनता है। आखिरकार याओ अनान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा है। वह सोन युआन से पैसे लेने की हिम्मत भी करता है। वो और क्या करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसा तुम चाहो, लेकिन अगर तुम उस एसवाई में रहने वाले हो तो मेरे सामने मत आना, ठीक है? मैं जल्द से जल्द दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा। जब मुझे नई जॉब मिल जाएगी तो मैं रिजाइन कर दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मुझे नई जॉब मिले, मैं तुमसे बचने की कोशिश करूंगा। अगर हम सच में मिल जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे सहन कर सकोगी। यह सुनकर उस औरत ने अपने होंठ चबाए। उसने कुछ नहीं कहा। ये खत्म हो चुका है। आप समझती हैं, जो कुछ भी उसने कहा है। वैसे भी अब मैं जाग चुका हूँ। अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम अभी जा सकती हो। मुझे पता है कि अब वह मुझे दोबारा नहीं देखना चाहती, और मैं हमेशा से सेल्फ रिस्पेक्ट वाला रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे अपने इमोशंस दिखाते हुए देखे। मैंने पहले ही सुसैन से तुम्हारे लिए एक नर्स ढूंढने को कह दिया है। कल सुबह वह तुम्हारी केयर करने आएगी। क्या तुम्हारी कोई जरूरत है? मुझे पता है। जल्दी जाओ, चिंता मत करो। मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। आखिरकार मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर भी नहीं है। मैं बहुत तेजी से बोलता हूँ। मैं सब कुछ एक ही बार में कह देता हूँ, जैसे मैं उसे भगाने के लिए बेताब हूँ। उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा। मन में सोचा, कितना अच्छा है,
सच में ग्रेट है। फ्रीडम वापस पाना अलग बात है, कांटेक्ट के बारे में सोचने का, नाटक करने का भी मन नहीं है। वह कड़वाहट से हंसी। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हमारे बीच सच में एक सरप्राइजिंग कनेक्शन है। उसके पास भी मेरा नंबर नहीं है, मेरे पास भी उसका नहीं है। प्रोबेबली पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं मिल सकता जो एक दूसरे को इतना समझता हो। और अगले दिन पल्मोनोलॉजी और थोरासिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट्स ने जल्दी से मेरा जॉइंट कंसल्टेशन किया। फाइनली मुझे लंग कैंसर डायग्नोस हुआ। कंसल्टेशन के डॉक्टर्स मेरा इवेल्युएशन करने के लिए रूम में आए और मुझे कंसोल करते हुए बोले, तुम यंग हो और एडवांस्ड स्टेज में नहीं हो। जब तक तुम एक्टिवली कीमोथेरेपी करवाते हो तब तक बहुत उम्मीदें हैं। अगर मैं कीमोथेरेपी न करवाऊं तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चुनकर मैं कितने टाइम तक जी सकता हूं, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये 6 महीने से 1 साल हो सकता है। ऑफ कोर्स कुछ मिरेकल्स से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे 35 साल और जीना। ये 6 महीने भी हो सकता है। लकीली टाइम की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास सब कुछ सही करने के लिए काफी टाइम है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस देना जारी रखते हैं। यह आपकी चेस्ट की सीटी और डायग्नोसिस रिपोर्ट है, इसे संभाल कर रखें। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि आप ट्रीटमेंट ले सकें। डॉक्टर के जाने के बाद मैं पीले चेहरे के साथ उन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स और सीटी स्कैन को देखता हूँ। मुझे मौत से डर नहीं लगता, या फिर 6 साल पहले ही मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। अगर वो प्यारी अनान ना होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। कुछ देर बाद 11 पहले ही मेरे बेड के पास आ चुकी थी। तुम कैसे हो याओ चेन? मैंने उसकी परेशान नजरों को देखा। मुझे अंदर से बहुत वार्म फील हुआ। मुझे काना के साथ अपनी पहली मीटिंग याद आई। हम पहली बार तब मिले थे जब 11 इमरजेंसी रूम में ड्यूटी पर थी। तब मैं लगभग टूटने की कगार पर इमरजेंसी पहुंचा था। अगर उस समय टाइम पर अटेंशन न मिला होता तो शायद मैं 3 साल पहले ही गुजर चुका होता। अब भी अगर मैं इतने टाइम तक सरवाइव कर पा रहा हूं तो मैं इसे अपनी अच्छी किस्मत मानता हूं। मैंने उससे थोड़ी और बात की, फिर वह चली गई। 1 हफ्ते बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं वापस कैपिटल लौट रहा था। अचानक नानसियान का कॉल आया। मैंने पिक किया। बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। तुम्हें मुझे पिक करने आने की जरूरत नहीं है। मैं ट्रेन स्टेशन से तुम्हारे पास आने के लिए कैब ले लूंगा। बिल्कुल सही टाइम पर तुम्हें लंच पर इन्वाइट करूंगा। हालांकि नानसियान बोलने से पहले काफी देर तक चुप रही। अनन, आई एम सॉरी। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मेरी पीठ पीछे मुझे जंक फूड दिया। कभी कभी थोड़ा खा लेना बुरा नहीं है। चेन, लुबे को अनान के बारे में पता चल गया है। उसने मुझसे पूछा कि ये बच्चा किसका है। मैंने कहा कि अनान मेरी बाहर की बेटी है। तो लॉयर लू को अनान की आइडेंटिटी पता चल गई है। मैंने अभी तक कन्फेस नहीं किया है, लेकिन मुझे डर है कि उसने गैस कर लिया है। मैं तुम्हें अभी और नहीं बताऊंगी। वो वापस आ गया है। उसने मेरे रिस्पॉन्स का वेट भी नहीं किया, बस फोन हैंग अप कर दिया। मुझे डर था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने जल्दी से ड्राइवर से नान के अपार्टमेंट की तरफ चलने को कहा। इसी बीच तियान लियोन के अपार्टमेंट में लुबे और याओ अनान ने 3 मिनट तक एक दूसरे को घूर कर देखा। वह अनान ही थी जिसने पहले बात की। आंटी, आप मुझे हर समय इस तरह क्यों देख रही हैं? हे। भले ही मैं बहुत सुंदर हूँ, फिर भी आप मुझे हर समय नहीं देख सकती। लुबेवेई हल्का सा मुस्कुराया। उसने नान की तरफ देखा और कमेंट किया, ये बच्चा किसका है? इसकी जबान बहुत तेज है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो मैं इसे दूर भेज दूंगा। अनान बिल्कुल भी नहीं डरी। लुबेवेई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरता रहा। वह आगे बोलने ही वाला था। नान ने अचानक अनान को पीछे खींच लिया। लुबेवेई, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अनान मेरी बाहर की बच्ची है। अगर तुम्हें लगता है कि ये फेयर नहीं है तो तुम भी किसी और को ढूंढ सकते हो। मैं एक वर्ड भी नहीं कहूंगी। या अगर तुम जाना चाहते हो। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी। वह नान सियान के करीब आया। जिस तरह से उसने अनान को देखा, उसने नान सियान को अनकंफर्टेबल कर दिया। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ऐसा तो नहीं कि उसने पहले ही गेस कर लिया है, राइट? अब रहने भी दो, इसे भूल जाओ। मैं तुम्हें सच बता दूंगी। दरअसल ये बच्चा सुजिन और मेरा है। सुजिनिंग। आचेन, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। मैं सब कुछ रिस्क पर डाल रही हूँ। तुम्हें मेरी फैमिली से पूछने की जरूरत नहीं है। वे इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतना गलत। अयांग, दरअसल तुम्हारा गोल डिवोर्स लेना है। क्या ऐसा नहीं है? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। ये कहकर लुबेवेई दरवाजा पटकते हुए बाहर निकल गया। नान सियान वहां अकेला हैरान खड़ा रह गया। उसने काफी देर तक आर्गू किया। गॉडफादर, हमें आंटी लू को एक्सप्लेन करना चाहिए। शुरुआत में मैं बस चेन की मदद के लिए अनान की आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। मुझे लगा लुबेवेई फिक्र नहीं करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लुबेवेई इतना ड्रामा करेगा। वह तो मुझसे डिवोर्स भी लेना चाहता है। ठीक उसी मोमेंट पर मैं हांफता हुआ वहां पहुंचा। क्या चल रहा है? लॉयर लू कहाँ है? वह चले गए। अनान ने मुझे देखा और मेरी तरफ भागी। वह मेरी बाहों में आ गिरी। पापा, ग्रैंडपा और आंटी लू के बीच फाइट हुई थी। आंटी लू ग्रैंडपा से डिवोर्स लेना चाहती हैं। यहाँ क्या हो रहा है? नान ने अपना चेहरा पूछा। अगर वह जाना चाहता है तो जाने दो। कौन उससे डरता है? मेरी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जो हुआ वो जानने के बाद मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ। मैं लॉयर लू से मिलकर उन्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अनान तुम्हारी बेटी नहीं है। वह कंफ्यूज हो गई है।
इसीलिए वह तुमसे डिवोर्स लेना चाहता है। कोई जरूरत नहीं है, अगर वह जाना चाहता है तो जाने दो। मेरा भी उसके साथ एडजस्ट करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार यह सिर्फ एक कन्वीनियंस की मैरिज थी। अगर वह डिवोर्स का प्रपोजल रखता है तो मेरे पेरेंट्स उसे वापस नहीं ला पाएंगे। इसी बीच लुभेवेई बार के एक प्राइवेट केबिन में बैठा था। उसने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था। वह पहले ही 2 या 3 बोतलें खाली कर चुका था। जब बासु वहां पहुंची और उसने यह सीन देखा तो वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। जैसे ही लुभेवेई एक और सिप लेने ही वाला था, किसी ने उसके हाथ से ग्लास छीन लिया और टेबल पर रख दिया। जब तुम उस स्टेज पर पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगी। लुभेवेई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराया, फिर ग्लास उठाया और एक सिप लिया। तुम सच में कंसिडरेट नहीं हो? जब तुम विदेश से वापस आई थी तो वार्निंग और मैंने तुम्हारा वेलकम किया था। उस रात गलती से तुमने इतनी पी ली थी कि तुम्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ गई थी। तुम्हें कौन ले गया था? हॉस्पिटल ने कहा था कि यह सीरियस था, तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भले ही मैं तुम्हारे जितना हार्ड नहीं हूं, लेकिन आज रात मेरा मूड अच्छा नहीं है। मुझे पीने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे रोकने की हिम्मत किसकी है? मैं किससे गुस्सा हूं? तुम भी नहीं रोक सकती। उसने सुना जो उसने कहा था। उसने खुद के लिए एक ग्लास डाला और फिर कहा, तुम्हें क्या हुआ है? लुभे का इस तरह पीना नॉर्मल नहीं है। साफ दिख रहा है कि वह किसी सीरियस चीज से गुजरा है। मैं डिवोर्स लेने वाला हूँ। बासु का एक्सप्रेशन शांत था। इस बात ने फ्रस्ट्रेट हो रहे वेई को बहुत अनसेटिस्फाइड कर दिया। नॉट बासु, तुम एक अच्छी फ्रेंड नहीं हो। मैंने कहा कि मैं डिवोर्स लेने वाला हूँ, तुम मुझे थोड़ा कंसोल भी नहीं करोगी? आई एम सॉरी, मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे नहीं पता कि डिवोर्स कैसा फील होता है। तुम नहीं हो, इस तरह से किसी को कंसोल किया जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी हालत मुझसे भी बुरी है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अभी भी थोड़ा काम है, या मुझे पहले ग्रुप में वापस चले जाना चाहिए? मत जाओ, अगर तुम चली जाओगी तो मैं किससे शिकायत करूंगा? ये बात तुमने उठाई या उसने? ये मैंने उठाई। उसने प्रोबेबली सोचा भी नहीं था कि मैं डिवोर्स की बात करूंगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? बासु, तुम डिवोर्स ऑफिस के स्टाफ की तरह क्यों एक्ट कर रही हो? ऑफिसर, क्या सच में आपके मन में नान के लिए फीलिंग्स हैं? उसकी अपीयरेंस और कम बोलने पर मत जाओ, लेकिन उसका हर क्वेश्चन सीधे पॉइंट पर जाता है। लुबे एक मोमेंट के लिए हैरान रह गया। ऐसा लगता है कि उसने सच में इस क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचा था। शुरुआत में उसे बस लगा था कि नान सियान एक अच्छी फैमिली से है, ये फैमिली की गलती है, वह हैंडसम है, उसकी बोलचाल भी अच्छी है, और इस तरह हम साथ आ गए। इतने टाइम तक साथ रहने के बाद श्योरली किसी ना किसी तरह से कुछ फीलिंग्स तो हैं, लेकिन वे फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग हैं मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं बहुत दुखी और बहुत गुस्से में हूं। बासु, तुम बेवकूफ नहीं हो। तुम जानती हो कि मैं और नान एक कन्वीनियंस की मैरिज में है। मैनली, जिस बात से मुझे प्रॉब्लम है वो ये है कि वह अचानक 6 या 7 साल के बच्चे को ले आया और फिर मुझसे कहता है कि वह उसके पहले प्यार का बच्चा है। इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए बिना 2 बार सोचे मैंने डिवोर्स मांगने का डिसीजन लिया। नान सियान के पहले प्यार का नाम सुमिंग है। मुझे याद है कि लगता है वह देश वापस नहीं आया है। अगर वह वापस आता है तो मुझे देखना होगा कि वह असल में कैसा है। ऐसा क्या है जिसकी वजह से नान सियान इतने सालों से उसे इतना मिस कर रहा है? मैं तुम्हें देखता हूँ, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। इससे बेहतर यही है कि मेरा डिवोर्स हो जाए, है ना बासु? तुम अभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं पहले ही प्यार में हर्ट हो चुका हूँ। क्या ऐसे किसी इंसान को कंसोल करने का कोई तरीका है, चाहे तुम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो? क्या तुम किसी के पहले प्यार से compete कर सकती हो? लुबे हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े हुए है और ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन वो अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। तुम सही कह रही हो। आखिरकार तुम एक एक्सपीरियंस वाली इंसान हो। तुम जानती हो कि पहला प्यार कितना पावरफुल हो सकता है। हम यहाँ आओ, अगर तुम में हिम्मत है तो चलो एक दूसरे को हर्ट करते हैं। तुम्हें मेरी दुखती रग पर हाथ रखने को किसने कहा था? लुबेवेई, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। उसी मोमेंट पर लुबेवेई का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर एक नजर डाली। वो थोड़ा इम्पेशेंट था। कौन है? इस टाइम मुझे कॉल कर रहा है? सच में इरिटेटिंग है। भले ही वह शिकायत कर रहा था, फिर भी उसने कॉल पे की। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी मेल वॉइस सुनाई दी। लॉयर लू, मैं याओ अनान हूँ। वह लुबेवेई को कॉल क्यों कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि लुबेवेई उसे पसंद नहीं करता? वह पहले से ही ऐसा है और फिर भी उसके लिए बात करना चाहता है। डेफिनेटली भाइयों के बीच एक गहरी दोस्ती है। याओ अनान, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या नान ने तुम्हें मीडिएटर की तरह एक्ट करने के लिए भेजा है? लेकिन मैंने कभी याओ अनान को पसंद नहीं किया। नान को भी पता होना चाहिए कि वह इतना बेवकूफ नहीं हो सकता, है ना? लॉयर लू, क्या आपके पास अभी टाइम है? लुबे ने बहुत डिसीसिव तरीके से रिजेक्ट कर दिया। नहीं नहीं। मैं लाइन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। मैंने बहुत सीरियस होकर कहा, लॉयर लू, मुझे पता है कि मेरे बारे में आपकी एक राय है, लेकिन मैं आपको इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहना है। आपके पास कब टाइम है? चलिए पर्सनली मिलते हैं, आमने सामने साफ बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लुबेवेई ने अपने पास बैठी औरत को तिरछी नजरों से देखा। अचानक उसके दिमाग में एक नटखट आइडिया आया। क्या तुम यून के बारे में जानते हो? अभी मैं यहाँ पी रहा हूँ, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। या वो चेन बाद में आएगा। क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं है कि वो मुझसे क्या बात करना चाहता है? चूंकि तुम्हारे पास उससे डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। नाटक करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम भी जानना चाहती हो। तुम नहीं जा सकती, अभी मैं नशे में हूँ। अगर तुम चली जाओगी तो क्या होगा? अगर उसे मेरी ब्यूटी में इंटरेस्ट आ गया
क्या तुम्हें लगता है कि वह अंधा है और कौन तुम पर ध्यान देगा? लुबे ने एक हुंकार भरी। उसने कुछ नहीं कहा। 15 मिनट बाद मैं क्लाउड्स के टॉप पर अपीयर हुआ। लुबेवेई ने हाथ हिलाकर मेरा वेलकम किया। मैंने आवाज की तरफ देखा। जब मैंने बासु को देखा तो मैं काफी देर तक हिचकिचाया। फाइनली मैंने हिम्मत जुटाई और पास आया। मैंने बासु को ग्रीट किया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ हो। आखिरकार मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके सामने ना आने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में मैंने वो प्रॉमिस तोड़ दिया। वो औरत बहुत डिस्टेंट तरीके से बिहेव कर रही थी। ये पहली बार नहीं है जब तुमने कोई प्रॉमिस तोड़ा है। मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। हम शुरुआत में हमने एग्री किया था हमेशा साथ रहने का। उसने भी इसे सीरियसली नहीं लिया है ना? अरे कोई बात नहीं, मुझे उसके डिस्टेंट टोन की आदत हो चुकी है। मुझे थोड़ा दर्द होता है, यहाँ तक कि जख्म में भी हल्का सा पेन होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं नहीं आता। मैं बाथरूम जा रही हूँ। वह मुझे देखे बिना पास से निकल गई। मैं जा रहा हूँ बिना किसी नॉस्टैल्जिया के एहसास के। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो इसी प्राइवेट केबिन में होना जरूरी है? लॉयर लू, वो बच्चा नान का नहीं है। आपसे गलती हुई है, वह उसका नहीं है। क्या वह तुम्हारा है? मैं उन वर्ड्स पर अटक गया। मुझे नहीं पता था कि कैसे एक्सप्लेन करूं। डिवोर्स की वजह से लुबे का सिर प्रॉब्लम्स से भरा हुआ था। इसके अलावा उसने काफी पी रखी थी। उससे मेरी एबनॉर्मलिटी का एहसास नहीं हुआ। जाओ और नान से कहो कि अगर वो पैचअप करना चाहता है तो मुझसे मिलने आए। वो खुद को क्या समझता है, लेकिन उस बच्चे को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो बच्चा उसका या उसके यूसम का नहीं है, बल्कि वो एक बच्चा है जिसे उसने अनाथालय से अडॉप्ट किया था। नान सियान सालों से उस बच्चे को स्पॉन्सर कर रहा है। लॉयर लू, आपसे सच में गलती हुई है। तुम कहते हो कि वो नहीं है तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसी मोमेंट पर बगल के हॉल से एक इरिटेटिंग स्मेल आई। मुझे घुटन महसूस हुई और मैं खांसने लगा। मेरी लेफ्ट चेस्ट का जख्म खांसने की वजह से कांप रहा था। इसमें दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मैंने जख्म को जोर से दबाया, अपनी भौहें सिकोड़ी। उसी मोमेंट पर केबिन का दरवाजा बंद हो गया। तुरंत ही वह स्मेल बाहर ही रह गई। बाहर बासु शिकायत करते हुए अंदर आई। तुमने इतनी पी ली, क्या तुम्हें बुरा फील नहीं हो रहा? तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि वो अपने बारे में बात कर रही है या मेरे बारे में। कैपिटल में गर्मी का मौसम हमेशा तेजी से बदलता है। आधी रात को तूफान शुरू हो गया। मैं बार के गेट पर खड़ा होकर वापस जाने के लिए कैब लेने के बारे में सोच रहा था। मेरे पीछे से लोग बाहर निकल रहे थे, जबकि मैं उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। लगता है मेरा जख्म खिंच गया। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी, एक दबी हुई आवाज निकाली और उसी मोमेंट पर कार के अंदर बैठी एक औरत ने रियर व्यू मिरर से इधर एक नजर देखा। फिर उसने केयर न करने का नाटक किया और अपनी नजरें हटा ली, लेकिन उसके दिल में चिंता थी। जब मैं यहाँ से गुजर रही थी मैंने देखा कि वह पिलर के सहारे खड़ा था और उसका एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा नहीं था। क्या उसे चोट लगी है या कहीं बुरा फील हो रहा है? अचानक बारिश और तेज होने लगी। वह उस आदमी को देख रही थी जो बारिश और हवा में चलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और वापस मुड़ गई। अरे याओ चेन, मैं सच में इम्प्रेस्ड हूँ। इस लाइफ में मैं तुम्हारी बहुत कर्जदार हूँ। मैं आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ देख रहा था। अचानक हॉर्न की एक तेज आवाज उस बरसाती और धुंधली रात को चीरती हुई आई। मैंने ऊपर देखा और अपने पास एक ब्लैक में बैक रुकी हुई देखी। विंडो नीचे हुई जिसमें एक औरत का डेलिकेट प्रोफाइल दिख रहा था। याओ चेन, कार में बैठो। मैंने अपने अम्ब्रेला के हैंडल को जोर से पकड़ा और पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया। नहीं थैंक यू, मैं आगे वाले मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ले लूंगा। तुम चलने वाले हो या नहीं? यहाँ खड़े मत रहो। औरतें किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आती। वे आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं सांस छोड़े बिना नहीं रह सका। बासु मुझे सच में बहुत अच्छे से जानती है। उसका मुझ पर पूरा कंट्रोल है। अम्ब्रेला को छोड़कर मैं बैक सीट पर बैठने ही वाला था। उस औरत ने अचानक ठंडी आवाज में कहा, याओ चेन, मैं तुम्हारी ड्राइवर नहीं हूँ, आगे बैठो। मैंने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला। मैं अंदर बैठ गया। ब्लैक में बैक उस बरसाती और धुंधली रात में आगे बढ़ रही थी। तभी मैंने उस औरत को बोलते हुए सुना, याओ चेन, मुझे एड्रेस दो। क्या क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? क्या तुम घर वापस नहीं जाना चाहते? मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए रिजेक्ट करना जारी रखा हूँ। चिंता मत करो, जरूरत नहीं है, बस मुझे आगे मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ दो। याओ चेन, मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती। तुम सच में मुझ पर कोई एहसान नहीं करती। फिर उस औरत ने कुछ नहीं कहा। बस उसकी नजरें मेरे जख्मी लेफ्ट चेस्ट पर टिक गईं, जिसका एक हिडन मीनिंग था। तुम्हारे जख्म से खून निकल रहा है, पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। उस औरत ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया। उसने सीधे पूछे बिना कार को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने मेरी पट्टी बदली। गेट पर खड़ी बासु से बोला, आप इनकी गर्लफ्रेंड हैं, है ना? आकर कॉटन दबाने में मेरी हेल्प कीजिए। यहाँ अब और बैंडेज नहीं है। मैं क्लीनिंग रूम से डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। मैं ये खुद कर सकता हूँ। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी, बासु पहले ही अंदर आ चुकी थी। उसने मुझे संभाल लिया। मेल डॉक्टर ने ऑर्डर दिया, थोड़ा खून निकल रहा है, थोड़ा और जोर से दबाइए। मैंने पहले ही अपने कपड़े उतार दिए हैं, लेकिन बासु की सीधी नजरों के सामने मुझे अभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मैंने अपना सिर फेर लिया और अपनी आर्म नीचे कर ली। वो औरत कॉटन पकड़े हुए चिमटी थामे है। वह इसे मेरे बहते हुए जख्म पर दबाती है। मुझे दर्द होता है और मेरे मुंह से एक राह निकल जाती है। अब जाकर तुम्हें पता चला कि दर्द क्या होता है। तुमने कूदने से पहले कॉस्ट के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो तुम थी, इसीलिए तुमने नहीं सोचा कि क्या कीमत चुकानी पड़ेगी।
ब्लीडिंग रोकने के लिए चिमटी से बासु का मूवमेंट एक मोमेंट के लिए रुक गया। ठीक उसी मोमेंट पर डॉक्टर एक बैंडेज लेकर वापस आया। आइए इसे लगाइए, आपका जख्म थोड़ा गहरा है, इसे ठीक होने में सच में काफी टाइम लगेगा, इस पर पानी नहीं लगना चाहिए। अगर आपका बॉयफ्रेंड नहाना चाहता है तो वाटरप्रूफ बैंडेज से इसे कवर करने में मदद करें, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि वह स्पंज बांध ले। इस टाइम में बस थोड़ा सहन कर लीजिए। डॉक्टर, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड वर्ड मेरे मुंह से निकला भी नहीं था। बासु पहले ही मुड़ी और चली गई। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और उसके पीछे गया। हॉस्पिटल भी आ चुके हैं, मैं अब सच में ठीक हूँ, मैं खुद घर वापस जा सका हूँ। मैंने कहा था मैं तुम्हें घर छोड़ूंगी, मैं ऐसा करूंगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि वह मुझे घर छोड़े, बस मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। इससे वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगी है। सही बात है। कार में बैठते ही मैंने एड्रेस दे दिया। कार स्टार्ट हो गई। अचानक मैंने बासु से पूछा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम मुझसे नफरत करती रहोगी? लोग मरते हैं, मैं तुमसे नफरत करूं या ना करूं इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम जो कह रही हो सही है, मैं बस बिना किसी रिग्रेट के मरना चाहता हूँ। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं सच में रिग्रेट के साथ मरूं? जब कोई इंसान मर जाता है तो कुछ नहीं बचता। हालांकि मैं अभी भी खुद को बिना रिग्रेट के छोड़ने से बचना चाहता हूँ। वैसे भी जो टाइम बचा है वो ज्यादा नहीं है। बासु, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है, इसे मेरा सीक्रेट समझो। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें मेरे साथ चलकर कुछ करना होगा। मैं बहुत कम ही उसकी आंखों में घूरने की हिम्मत करता हूँ। याओ चेन, क्या तुम मुझसे नेगोशिएट कर रहे हो? चूंकि आप ऐसा सोचती हैं तो ऐसा ही होगा। अफसोस कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कार से उतरते ही हम पहले ही सोसाइटी के एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। मैंने अपनी मुट्ठी भींची। आखिरी ट्राई। बासु, मेरी बस एक विश है, मुझे एक बार समंदर देखने ले चलो। उसे देखने के बाद मैं तुम्हें वह सीक्रेट बता दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। टोटल बासु, प्लीज एक मोमेंट के लिए सोचो। बोलने के बाद मैं सीधे चला गया, लेकिन कार से उतरने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका। मैं चलते चलते पीछे मुड़कर देख रहा था। मुझे नहीं पता कि मुझे उसके मेरे पास आने का डर था या मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मेरे पास आए। फाइनली मैं गैलरी में एंटर हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दीवार का सहारा लिया। मुझे नहीं पता कि वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं, लेकिन जब मैंने उसे अभी गले लगाया था तो मुझे लगा कि उसका वेट काफी कम हो गया है। रहने दो, मुझे नहीं पता कि इस बारे में सोचने का क्या फायदा है। श्योरली उसे मेरी फिक्र की जरूरत नहीं है। इसी बीच ब्लैक मेबैक उस बरसाती रात में तेजी से आगे बढ़ रही थी। बासु वान के गेट पर पहुंची। दरवाजा खोलते ही एक छोटी बिल्ली उसके पैरों के पास भागी। उसने बिल्ली को उठाया और बिल्ली सोफे की तरफ चली गई। तुम भी टाई काटती हो, तुम सच में एक छोटे नटखट हो। तुम उसे मासूमियत से देखती हो, वह तुम्हें सोफे पर रख देती है। जैसे ही वह इस मेल टाई को कूड़ेदान में फेंकने वाली थी, रुको, ये टाई याओ चेन की लगती है। मेरे घर पर सिर्फ वही आया है। मुझे अभी भी याद है कि उस सुबह याओ चेन काफी देर तक इसे सेट कर रहा था और सही से नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि मैं उस पर हंसी भी थी। वो औरत एक मोमेंट के लिए चुप हो गई। मुझे नहीं पता कि किस सोच ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। उसने फिर से टाई को सोफे पर फेंक दिया। उसके माइंड में अचानक कार में अपनी पेंटिंग को गले लगाए हुए याओ चेन की इमेज आ गई। उसने मुझे समंदर देखने जाने को कहा। ये एक सच्चा सपना है। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ समंदर देखने नहीं जाऊंगी जो अपने प्रॉमिस पूरे नहीं करता। उसी मोमेंट पर फोन बज उठा। इसने उसकी सोच को इंटरप्ट कर दिया। बासु ने कंफ्यूज होकर जवाब दिया, हेलो हेलो हेलो, यहाँ आए सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। क्या आप याओ चेन के रिलेटिव हैं? मैं उसकी रिलेटिव नहीं हूँ, आपसे गलती हुई है। लेकिन याओ चेन का ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में हुआ था। उसने जो नंबर छोड़ा है वो आपका है। उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। क्या आप जानती हैं? बासु काफी देर तक चुप रही। उसकी आवाज भी और धीमी हो गई। मैं उसकी रिलेटिव नहीं हूँ। मुझे दोबारा कॉल मत कीजिए। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। क्या ये पर्सन बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव नहीं है? भले ही वो एक नॉर्मल फ्रेंड हो, उसे कैंसर के पेशेंट की केयर करनी चाहिए। आह आह, अगर याओ चैन को ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। रहने भी दो। उसकी फैमिली उस बात की चिंता नहीं करती जिसकी हमें फिक्र है। हम क्यों इस बात से परेशान हो? हर दिन ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम संभाल नहीं सकते। हम बस उन्हें इन्फॉर्म कर सकें। सुनना या ना सुनना ये उनका मैटर है। और दूसरी तरफ मैं घर वापस आ गया। अनान बेडरूम से भागती हुई बाहर आई। पापा, जो कार आपको छोड़कर गई वो कितनी सुंदर कार थी। वो कौन है? हाँ, आपने देखा? मैंने थोड़ी देर वीडियो गेम्स खेले और फिर विंडो के सामने पापा का वेट कर रही थी। मैंने पापा को उस कार से उतरते देखा। वो सुंदर आंटी हैं। मैंने अपने हाथ धोए, उसे गले लगाया। मजाक करते हुए मैं मुस्कुराया। कब से हमारी अनान इतनी जासूस हो गई? मैं जासूस नहीं हूँ, मैं बस पापा की लव लाइफ की फिक्र करती हूँ। अनान सच में बहुत स्मार्ट है। वही सुंदर आंटी जिन्हें तुम पसंद करती हो मुझे घर छोड़कर गई। सच में पापा, क्या आप सुंदर आंटी के साथ डेट करने वाले हैं? मेरी करंट हेल्थ कंडीशन के साथ लव मेरी प्लानिंग में नहीं है। अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ तुम हो अनान। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास कोई ऐसा हो जो तुम्हें सच में प्यार करे, और बासु इसके लिए सबसे सही पर्सन है। तो अनान, क्या तुम उस सुंदर आंटी के साथ रहना पसंद करोगी? ऑन ऑफ कोर्स, हाँ।
जितनी जल्दी वो जवाब देती है मुझे उतना ही अनकंफर्टेबल फील होता है। चूंकि अनान बासु को इतना पसंद करती है, मैं नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर दूंगा। और अगर मैं कहूं कि वह सुंदर आंटी तुम्हारी मम्मा बनेंगी तो क्या तुम एग्री करोगी? अनान हल्का सा मुस्कुराई। उसका मुंह और भी चौड़ा खुल गया। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और मेरा माथा छुआ। पापा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या आप बकवास बातें कर रहे हैं? अनान को यकीन नहीं हो रहा था। उसने फिर से पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा कि यह सच है, मैंने उससे बात की है, वो भी मान गई है। हाँ, कुछ ही दिनों में वो तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए पिक करने आएगी। अनान के पास मम्मा है, लेकिन मैं अपनी अनान को खोने वाला हूँ। उस रात अनान इतनी एक्साइटेड थी कि सो नहीं पा रही थी। वो बेड से कूदी, अलमारी से सूटकेस निकाला। मैंने 1 कप दूध गर्म किया और उसके पास ले गया। मैंने अनान को सामान समेटते देखा। एक मोमेंट के लिए कंफ्यूज होकर मैंने पूछा, अनान तुम क्या कर रही हो? पापा और मम्मा हमें पिक करने कब आएंगे? मैं पहले कपड़े पैक कर रही हूँ। मैं मम्मा के आने का वेट करूंगी, हम सीधे चले जाएंगे। पहले दूध पी लो, कपड़े मैं पैक कर दूंगा। पापा, मेरा पैट्रिक भी साथ रखना मत भूलना। ये पैट्रिक वाला बड़ा सॉफ्ट टॉय मैंने अनान के बर्थडे पर खरीदा था। मैंने इसे उसके लिए खरीदा था। मैंने पैट्रिक को सूटकेस में रख दिया। अनान बेड के किनारे बैठकर दूध पी रही है। उसने मम्मा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। मैं एक एक करके जवाब दे रहा था, एक साथ हंसता और रोता भी जा रहा था। आधी रात के बाद फाइनली वो थक गई। वो मेरी बाहों में आधी बेहोशी सी हालत में सो गई। पापा, हम मम्मा के घर गए, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पता चला कि अनान सच में मम्मा के घर जाना चाहती है। उसे लगता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। मैं उस छोटे से सूटकेस को देखता हूँ, मेरे गले में एक गांठ सी बन जाती है। मैं अपनी पूरी ताकत से खुद को कंसोल करता हूँ। अनान को एक बेहतर लाइफ मिलने वाली है। मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए। मुझे भरोसा है कि बासु अनान का अच्छे से ख्याल रखेगी। वह उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगी। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो सकता। मेरे दिमाग में सब घूम रहा था। मुझे बस अनान का मासूम सा चेहरा और उसके साथ बिताए मोमेंट्स दिख रहे थे, जब तक कि सुबह नहीं हो गई। तभी जाकर मैं अपनी आंखें बंद कर सका। अगले दिन मैं वापस 321 में गया। सुबह का समय कंफ्यूजन में बीता। लंच के बाद मैं अपार्टमेंट वापस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरी मुलाकात बासु और लुभेवेई से हो गई। क्या यह याओ चेन नहीं है? तुम में बहुत हिम्मत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं आप लोगों के सामने क्यों नहीं आ सका? हमें मिले हुए कितना टाइम हो गया है? तुम्हारी जबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरी जबान हमेशा से तेज रही है, बस डायरेक्टर लू ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। लुभे मुझे देख रहा है। बिना किसी रीजन के मुझे उस बच्चे की याद आ गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह याओ चेन लोगों का सामना करता है, वह उस बच्चे से बहुत मिलता जुलता है। और अगर मुझे सही याद है तो वह बच्चा इस साल पूरे 6 या 7 साल का है। रुको, ऐसा तो नहीं कि याओ चेन शर्मिंदगी की वजह से उसे छोड़कर चला गया? लुभेवेई फाइनली होश में आया। उसने दूर जाती हुई उस औरत की फिगर को देखा। अचानक उसने बासु की कलाई पकड़ ली। क्या हमारे बारे में अफवाहें काफी नहीं है? मुझे जल्दी छोड़ो, इससे क्या लेना देना है? हम सब फ्रेंड्स हैं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। उसके बात खत्म करने का वेट किए बिना ही बासु ने लुभेवेई का हाथ छुड़ा लिया। वह बिल्डिंग नंबर 1 की तरफ बढ़ गई। लुभेवेई के ऑफिस वापस आने तक उसने वेट किया। उसका दिमाग अभी भी फुल स्पीड से काम कर रहा था। फिर उसे उस दिन की सारी डिटेल्स याद आईं। वो बच्चा नानसियान का नहीं हो सकता। वो मुझसे झूठ बोल रहा है। उसकी और उस बच्चे की आंखें एक जैसी नहीं हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह बच्चा असल में किसका है, मैं जाकर पूछूंगा और मुझे पता चल जाएगा। ये सोचते ही लुभेवेई ने कार की चाबियां ली, अचानक उठा और लिफ्ट के एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। इसी बीच डिजाइनिंग ऑफिस में, हे भगवान, एक कुलिनन आई है। कितना हैंडसम है। मैंने अभी कार के अंदर वाले पर्सन को देखा। मैं उन लंबी टांगों को देखने जा रही हूँ। उसका चेहरा भी बहुत अट्रैक्टिव और ब्राइट है। कौन सी फीमेल स्टार बाहर निकली है? लोगों का एक ग्रुप विंडो से बाहर झांक रहा है। नानसियान भीड़ में शामिल होने ही वाला था, लेकिन उसका फोन बज उठा। नान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि कॉल स्क्रीन को देखा। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से अभी अभी हमारी बहुत बड़ी फाइट हुई थी। वह अपनी मर्जी से मुझे कॉल नहीं कर सकी। वह सच में क्या चाहती है? कोई बात नहीं, मुझे जल्द ही पता चल जाएगा। हेलो, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लुबे, क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? नहीं, अगर तुम नीचे आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस लिए आया हूँ। कम से कम ये डिवोर्स नहीं है। 3 मिनट में चौथा आदमी सीढ़ियों से नीचे आया। लुभेवेई उस अट्रैक्टिव कुलीनन कार के पास खड़ा था। नान ने अपनी भौहें उठाई, तुरंत उसे अपने पास ले गया। मजाक करते हुए कहा, मुझे मत बताना, तुम मुझसे मिलने सिर्फ मेरी कंपनी के गेट पर कार मॉडल बनने आए हो। वो बच्चा, नानसियान, वो बच्चा असल में किसका है? मैंने ये नहीं कहा कि मैं और सु झूठ बोल रहे थे। याओ चेन ने मुझे बताया था। वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। आज चेन ने उसे बताया। उसकी करंट कंडीशन में उसका ऐसा एक्ट करना नॉर्मल है। क्योंकि उसे पता है तो मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आज चेन तुम्हें ढूंढने आया था, तो प्लीज किसी को ये मत बताना। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज। तो वो बच्चा सच में याओ चेन का बेटा है? लुभेवेई, क्या तुम सच में मुझ पर अटैक कर रहे हो? तो वो बच्चा इस साल 6 साल का है? नहीं, तुम पागल तो नहीं हो, है ना? सबको पहले से ही पता है, और तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो। लुभेवेई, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है। क्या तुम इसे कुछ टाइम के लिए सीक्रेट रख सकते हो? मैं तुम लोगों की मदद के लिए इसे सीक्रेट क्यों रखूं? याओ चेन मेरा फ्रेंड नहीं है। नान ने अपने दांत भींचे।
ऐसा लगता है कि उसे कुछ याद आया। एक मोमेंट के लिए हिचकिचाने के बाद वह लुबे के पास आया और उससे धीरे से कुछ वर्ड्स कहे। फिर उस औरत ने हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हारी कंडीशंस एक्सेप्ट करती हूँ। मैं इसे सीक्रेट रखने में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मिलते हैं। याओ अनान, याओ अनान, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। इसी बीच एस ग्रुप की हाई लेवल मीटिंग में लुबेवेई का ध्यान नहीं था। हम हाँ, डायरेक्टर लू, हियांजो प्रोविंस के क्विंची काउंटी में टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्या आपके पास कोई आइडिया है? लुबेवेई फाइनली होश में आया। उसने अपना प्रपोजल एक्सप्लेन किया। जब सभी हाई एग्जीक्यूटिव्स चले गए तो बासु ने लुबे की तरफ देखा। आज तुम्हें क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं है। मैंने पहले कम से कम 2 बार रिपीट किया था। तुम नान के साथ डिवोर्स को लेकर इतने परेशान क्यों हो? मुझे लगता है कि तुम लोगों को अलग नहीं होना चाहिए। जहां तक उस बच्चे की बात है, उसे इग्नोर करना ही बेहतर है। आह, कितना इरिटेटिंग है। मेरे दिल में इतना बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, लेकिन मैं इसे कह नहीं सकता। मुझे सच में थोड़ा बुरा फील हो रहा है। ये कहने के बाद, तुम्हें बच्चे पसंद हैं बासु? बच्चों का जिक्र आते ही उसे अचानक अनान की याद आ गई। शुरुआत में मैं कहना चाहती थी कि मुझे वे पसंद नहीं है, लेकिन अनान कमोबेश वैसी ही है। तो तुम्हें पसंद है या नहीं पसंद? तुम बेटी प्रेफर करोगी या बेटा? हे। लुभेवेई उसके पीछे पीछे मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। क्या तुम बच्चा पैदा करना चाहते हो ताकि मैं उसे पालूं? सीरियसली बात करें तो क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? अगर तुम्हारा कोई बच्चा होता, नहीं, अगर मेरा कोई बच्चा ना होता, यानी अगर लाइफ में हमेशा वे अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, और अगर तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे हो और फिर बासु चिंता नहीं करता, वो बस चला गया। लुबे ने बासु की दूर जाती फिगर को देखा। आह, बासु ने तुम्हें एक सीक्रेट जानने का मौका दिया, तुम उसका फायदा नहीं उठा सके। रुको, अगर बासु को सच में पता चल गया तो याओ चेन इस बच्चे का यूज करके बासु से माफी मांग सकता है और इस तरह उसका माइंड बदल सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। काम के बाद मैं पार्क से बाहर निकला। मैं मेट्रो स्टेशन के एंट्रेंस की तरफ चलने ही वाला था। एक लड़का मेरे पास आकर रुका। मैंने ऊपर देखा। लुभेवेई, वह मुझसे क्या चाहता होगा? बॉसेल आपको ढूंढ रहे हैं। उनके पास डिस्कस करने के लिए कुछ है? मुझे आपसे कुछ पूछना है। मेरे पास मिस्टर लू से कहने के लिए कुछ नहीं है। अब मुझे मेट्रो पकड़ने जाना है। हम दोनों काफी देर तक एक ही जगह पर अड़े रहे। फाइनली फिर भी मैं कार में बैठ गया। मैंने बिना किसी एनर्जी के कहा, अगर मिस्टर लू मेरी लाइफ मुश्किल बनाना चाहते हैं तो मुझे सच में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही रिजाइन कर दूंगा। तुम रिजाइन करते हो या नहीं, मुझे एसवाई में तुम्हारी सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिसाइड करने वाला मैं नहीं हूँ। मिस्टर बो ने कहा था कि वे अब मेरी फिक्र नहीं करेंगे, न ही मेरे किसी काम में दखल देंगे। इसका हिडन मीनिंग ये है कि अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जब तक कि उसमें मिस्टर बो शामिल ना हो। शायद तुमने आई में अपने बासु को एक बार से बचाया था और वे एक मोमेंट के लिए सॉफ्ट हो गई, इसलिए उसने तुम्हें जाने दिया। लेकिन याओ चेन, तुम्हारी हिम्मत नॉर्मल नहीं है। धोखेबाजी के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा सीक्रेट छुपाने की? क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि अगर तुम्हारी बासु को पता चला तो वो क्या करेगी? वो तुम्हारा क्या हाल करेगी? तो तुम्हें पता चल गया है, मैं काफी टाइम से साइकोलॉजिकली खुद को प्रिपेयर कर रहा था। इसलिए जब लुभेवेई को पता चला तो मैं काफी शांत रहा। वह बच्चा बासु का है, बासु का नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वह प्रेसिडेंट लू का है। क्या आपके प्रेसिडेंट लू ने पूछना खत्म कर लिया? जब मैं पूरी कर लूंगा तब उतर जाऊंगा। अगर दूसरे सहकर्मियों ने मुझे आपके प्रेसिडेंट लू की कार से उतरते देख लिया तो उन्हें सफाई देना मुश्किल हो जाएगा। याओ चेन, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इस उम्मीद में मत बैठो कि एक बच्चा तुम्हारे बासु के साथ तुम्हारा पैचअप करवा देगा। बेहतर होगा कि तुम इस तरह के ख्याल अपने दिमाग में ना लाओ। और अगर मैं ऐसा सोचूं भी तो क्या कोई इंसान एक बच्चे के दम पर बाजी पलट सकता है? ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये ऐसा इशू नहीं है जिस पर मिस्टर लू को सोचने की जरूरत पड़े। अगर मिस्टर लू के पास टाइम है तो बेहतर होगा कि वह नान के साथ थोड़ा बेहतर बिहेव करें। वैसे चेन को भी मुझे सिखाने का पूरा हक है कि चीजें कैसे की जाती हैं। ये सच में एक मजाक है। उसने खुद अपने मामले सुलझाए नहीं है। उसी मोमेंट पर उसका फोन बज उठा। वह नान लुभे का कॉल था। तुमने अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ा है ना? मुझे उम्मीद है कि तुम में थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट होगा। मुझे और उइवे को बेचना मत। नान सोचने के बाद भी पूरी तरह रिलैक्स महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि वह लास्ट मोमेंट पर पाला ना बदल ले, इसीलिए उसने अलर्ट करने के लिए ये कॉल किया था। ठीक है भाई, अब वह इस बच्चे का इस्तेमाल करके बासु का माइंड बदलने की सोच रहा है। अगर मैं ये बात बासु को बता दूंगा तो ये आग में घी डालने जैसा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? चेन उस टाइप का इंसान नहीं है। याओ चेन तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पागल है। वो जो भी करे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि लुबे क्या कहता है। नान हमेशा मेरी साइड है। नान के पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर है ना? तभी वो तुम्हें सपोर्ट करता है। नान सियान के होठों का कोना हल्का सा हिला। उसने तुरंत फोन कट कर दिया। उसी रात मैं घर वापस आ गया। मैंने अनान को आवाज दी, अनान पापा वापस आ गए, मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, क्या तुम इसे खाना चाहती हो? हे, मैं खाऊंगी पापा, मैं आ रही हूँ। मैंने अपने हाथ धोए, छोटे से केक को अनपैक किया। मैंने उसे एक छोटा सा कांटा फॉर्क दिया। अनान, वाह पापा, आज क्या कोई स्पेशल दिन है? छोटा केक आया है।
कोई स्पेशल दिन नहीं है। पापा को बस ऐसा लगता है कि पहले काम की वजह से मेरे पास तुम्हारे साथ रहने का टाइम नहीं होता था, इसलिए मैंने अपने बच्चे के लिए ये छोटा सा केक खरीदा ताकि उस टाइम की भरपाई कर सकूं। अनान मुस्कुराई और उसने अपना मुंह खोला। उसने एक चम्मच केक लिया और अपने मुंह में डाल लिया। ये बहुत टेस्टी है अनान। हाँ, ये बहुत डिलीशियस है। तो पापा आप भी खाइए। इन सालों में मैं तुम्हारा बहुत कर्जदार रहा हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा घर पर अकेला छोड़ा। मुझे सच में तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा फील होता है अनान। अगर किसी दिन पापा तुम्हारे पास न हो तो याद रखना कि पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि पापा मुझे छोड़कर जाएं। आपको हमेशा मेरे पास रहना होगा। मैं सच में हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हें बड़ा होते देखना चाहता हूँ, लेकिन लगता है किस्मत हमेशा लोगों के साथ खेल खेलती है। मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन अनान का रास्ता अभी बहुत लंबा है। कल रात मैंने सुसैन को एक कॉल किया था। उसे मेरा कॉल मिला। सु थोड़ा हैरान था। मिस्टर याओ, इतनी देर रात आपको मुझसे क्या काम है? मिस्टर सु, प्लीज मिस्टर बाई से पूछने में मेरी हेल्प कीजिए। मैंने उनसे जिस बात का जिक्र किया था, मैं उस पर सोच रहा था। असल में क्या बात है मिस्टर याओ? मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरे साथ समंदर देखने चले। मैं बस उन्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। इस सीक्रेट में उनकी दिलचस्पी होगी। मैं जाकर पूछूंगा, मैंने पूछ लिया है, मैं आपको कॉल करूंगा। मैंने उसे थैंक यू कहा। और सुसैन सोचते सोचते, इतनी देर रात सच में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें डिस्टर्ब करूं, लेकिन मामला मिस्टर यो का है। मेरी हिम्मत नहीं है कि इसमें कोई देरी करूं। मिस्टर भाई, मिस्टर याओ ने मुझे अभी अभी कॉल किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि उनके साथ समंदर देखने जाने के बारे में आपका क्या डिसीजन है, आपने क्या डिसाइड किया है। उनसे कह दो कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन मिस्टर याओ ने कहा था कि उस सीक्रेट में आपकी दिलचस्पी होगी, तो फिर वो उस बात को भूल जाएं। मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली। याओ चेन को मेरे चक्कर में जो चाकू लगा था वो उसके दिल के बहुत पास है, इसलिए वो ये सब हरकतें सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि मैं उसके साथ समंदर देखने जाऊं। ये सोचते ही अचानक उसके एंकल रखने में खुजली महसूस होती है। वह नीचे देखता है। पता चलता है कि यह 11 है। उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है। बासु नीचे झुकता है और लाचारी से सोचता है, अरे 11, तुम सच में बात नहीं मानते। तुम हमेशा अपने मुंह में कुछ ना कुछ लेकर क्यों खेलते रहते हो? रुको, इसके मुंह में क्या है? क्या तुम इसे मुझे ये याद दिलाने के लिए लाए हो कि मैं इसे फेंक दूं? म्याऊं। उस रात बासु सो नहीं सका। उसने काफी देर तक सोचा। फाइनली उसने सुसैन को कॉल करने का डिसीजन लिया। हेलो भाई, क्या कोई बात है? याओ चेन से कह दो मैं उसके साथ समंदर देखने जाऊंगी, वह वहां सब अरेंज कर ले। सुसैन ने फोन पकड़ा हुआ था और उसे रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। उसने जल्दी से याओ चेन को कॉल किया। पत्नी, तुम्हें इतनी देर रात कौन कॉल कर रहा है? मैं हूं, तुम्हारा बॉस। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा बॉस अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहस कर रहा है। कितना टाइम बीत चुका है? ये दोनों सच में कोल्ड वॉर में हैं और मुझे मैसेंजर बनना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। तुम्हारा बॉस सच में बहुत जिद्दी है। बॉयफ्रेंड का फोन नंबर पूछना इतना मुश्किल है? अगर वह सिर्फ जिद्दी होती तो ठीक था। मेन बात यह है कि वह न सिर्फ जिद्दी है बल्कि उल्टी बातें भी कहती हैं। यही सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। और उसी टाइम ठीक है, मुझे सुसैन का कॉल मिला। हमने बीच समुद्र तट पर जाने का टाइम भी फिक्स कर लिया। फोन काटने के बाद मैंने राहत की सांस ली। मैंने सोचा था कि मैं अनान के साथ जाऊंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बासु अनान को अपने साथ ले जाती है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि अनान के पास 3 लोगों की फैमिली की एक खूबसूरत मेमोरी होगी। इस सैटरडे तुम मम्मा से मिल सकोगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत खुश होगी। अनान के पास फाइनली उसकी मम्मा होगी। अब कोई ऐसा होगा जो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। उसे अब और परेशान नहीं किया जाएगा, इसलिए मुझे शांति मिलेगी। हाँ, अनान के पापा काम पर चले गए हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। पापा ने कहा था कि कुछ दिनों में सुंदर आंटी हमें घर ले जाने के लिए पिक करने आएगी, लेकिन उसमें अभी कुछ दिन बाकी हैं। मैंने अपना सारा सामान तैयार रख लिया है, लेकिन सुंदर आंटी अभी तक नहीं आई हैं। मैं अब और पेशेंस नहीं रख सकती। ये मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ? नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। ये मम्मा है। मुझे नाम बदलने की जरूरत है। मम्मा, मुझे आपकी याद आ रही है। क्या मैं आपके साथ खेलने आ सकती हूँ? इसी बीच ग्रुप की बिल्डिंग नंबर 1 के मीटिंग रूम में बासु और लुभिवेई ने अभी अभी एक पार्टनर के साथ बात खत्म की थी। पार्टनर अभी अभी गया ही था। बासु को एक वॉइस मैसेज मिला। मैसेज देखते ही उस औरत के होठों पर अनजाने में ही एक स्माइल आ गई। लुबे पास आया। ये मैसेज किसका है? याओ चेन का। ये उसका नहीं है। मुझे स्कूल नहीं जाना है। ये कौन है? ये तो बस एक छोटा बच्चा है। वो एक बच्चा है। तुम इस बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हो। बासु ने खराब मूड में वॉइस मैसेज खोला। मम्मा, मुझे आपकी याद आ रही है। क्या मैं आपके साथ खेलने आ सकती हूँ? बासु और लुभेवेई हैरान रह गए। अनान ने सच में मुझे मम्मा कहकर बुलाया? क्या उसे पहले से पता चल गया है? ये इन्फॉर्मेशन किसने ली की? क्या ये बच्ची आपकी बेटी है? बिल्कुल नहीं। ये बस एक बच्ची है जिससे मैं अचानक मिली थी। उसकी मम्मा की डेथ हो चुकी है। शायद वह चाहती है कि मैं उसकी मम्मा बनूं, इसीलिए वह मुझे इस नाम से बुलाती है। इस बच्ची का नाम क्या है? उसका नाम अनान है। नानस्यान के घर पर मैंने जो बच्ची देखी थी उसका नाम भी अनान ही है। कहीं ये वही इंसान तो नहीं? खांसते हुए खांसते हुए उसने कहा नहीं कि वे तुमसे मिलने आना चाहती है? तुम उसे जवाब क्यों नहीं देती लुबेवेई?
क्या मैं बहुत खाली दिखती हूँ? बात करते करते वो वापस ऑफिस चली गई। लुभे वहीं खड़ा होकर उसकी दूर जाती फिगर को देखता रहा। लेकिन ये तुम्हारा बच्चा है? क्या तुम सच में कोई जवाब नहीं दोगी? अनान के मैसेज भेजने के बाद वह अपनी मम्मा के रिप्लाई का वेट कर रही थी, लेकिन उसने काफी देर वेट किया और मम्मा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या मम्मा काम में बहुत बिजी हैं? क्या उन्होंने मैसेज नहीं देखा? हम अच्छे बच्चे हैं। पता चला कि मम्मा एसवाई ग्रुप में काम करती हैं और चूंकि मम्मा के पास टाइम नहीं है तो मैं मम्मा को ढूंढने जाऊंगी। जब अनान सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसकी मुलाकात एक पड़ोसी से हुई। अनान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? आंटी, मैं एसवाई ग्रुप में अपनी मम्मा को ढूंढने जा रही हूँ। एसवाई ग्रुप? वो तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम अकेले जा रही हो? हाँ। अनान ने सीरियस होकर सिर हिलाया। पड़ोसी ने एक मोमेंट के लिए हिचकिचाहट दिखाई। उसने टाइम देखा। ठीक है, आंटी तुम्हें रास्ते में छोड़ देगी, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि वहां पहुंचने के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें अपनी मम्मा के आने का वेट करना होगा। हे, थैंक यू आंटी। रास्ते में अनान लगातार बातें करती रही, जिससे पड़ोसी आंटी जोर जोर से हंसने लगी। जल्द ही वे एसवाई ग्रुप के एंट्रेंस पर पहुंच गए। उसने पड़ोसी आंटी को बाएं बोला और सिक्योरिटी केबिन की तरफ भागी। केबिन वाले अंकल, मैं अंदर जाकर अपनी मम्मा को ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन ये जगह इतनी बड़ी दिखती है जिसमें इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं। क्या आपको पता है कि मेरी मम्मा किस बिल्डिंग में है? ये मेरी मम्मा है। अंकल, क्या आपने मेरी मम्मा को देखा है? ये तो हमारी मिस्टर बाई हैं। लेकिन मिस्टर बाई की ना तो शादी हुई है और ना ही उनके बच्चे हैं। यहाँ बच्चा कहाँ से आ गया? मुझे इससे अच्छे से पूछना होगा। वह बस उससे पूछने ही वाला था कि उसने अपनी नजरें नीचे की। अनान पहले ही उसके ध्यान न देने का फायदा उठा चुकी थी। वह पैदल चलने वालों के रास्ते से खिसक गई और लॉबी में एंटर कर गई। बच्चे रुको। और दूसरी तरफ अनान सीधे बिल्डिंग नंबर 1 में एंटर कर गई, जो सबसे पास थी। अपने छोटे से दिमाग में उसने मान लिया था कि उसकी मम्मा जैसी अमेजिंग पर्सन डेफिनेटली बिल्डिंग नंबर 1 में ही होगी। हाँ, मैम, ये बच्चा कहाँ से आ गया अंकल? सॉरी, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। हियानगाई ने अधीरता से देखा। अनान पर से जैसे ही उसने अपनी नजरें हटाने की कोशिश की, अचानक उसने जमीन पर एक मैगजीन देखी। लेकिन अनान ने उसे ज्यादा तेजी से उठाया और अपनी चेस्ट से चिपका लिया। हियान ने उसकी मूवमेंट देखी, अपनी भौहें उठाई और पूछा, ओए बच्ची, क्या ये तुम्हारी मैगजीन है? तुम किसकी बेटी हो जो यहाँ आई हो? अंकल, मैं अपनी मम्मा को ढूंढने आई हूँ। उसने उसे देखा और वह जानी पहचानी लगी। वह उससे कुछ और सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। बच्ची, तुम्हारी मम्मी कौन है? वो मेरी मम्मी है अंकल। क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? ये सुनकर हियान वाइट के पास शब्द नहीं बचे और फिर उसने सिक्योरिटी को उसे बाहर निकालने का ऑर्डर दिया। ये यहाँ हमारे काम में दखल दे रही है। हाँ, मुझे पहले समझ नहीं आया। ये अचानक से चुपके से अंदर आ गई। मैं इसे अभी बाहर ले जाता हूँ। मेरी मम्मी सच में यहाँ है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हियान वानिंग को ढूंढने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। सन युसुआन ने उसे एक मैसेज भेजा था। ये इन्फॉर्मेशन वाला बच्चा है। ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? रुको, क्या ये वही बच्चा नहीं है जिसका नाम याओ अनान है? रुको, हे। अंकल, क्या अब आपको मुझ पर यकीन है? मैं इस बच्चे को जानता हूँ। मैं इसे इसकी मम्मी को ढूंढने ले जाऊंगा। क्या आप जा सकते हैं? अंकल, मेरी मम्मी कहाँ है? तुम्हारी मम्मी मेरी फ्रेंड है, वह यहाँ नहीं है। तुम गलत जगह आ गई हो। तो वो कहाँ है? क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकते हैं? ठीक है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हे, ये बासु की बेटी है, इसे डर नहीं लगता है ना? ये अकेले ही अपनी मम्मी को ढूंढने यहाँ आने की हिम्मत कर रही है, लेकिन जब ये यहाँ आ ही गई है। कट। इस बीच मैंने पूरी सुबह घर पर अनान के बारे में सोचते हुए काम किया था। मैंने जल्दी से एक वीडियो कॉल किया। मुझे पता चला कि किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने भौहें सिकोड़ी। मैं घर के सिक्योरिटी कैमरे चेक करने गया और मुझे अनान कहीं नहीं दिखी। क्या वह अकेली चली गई? लेकिन अनान इतनी छोटी है, वह कहाँ जा सकती है? ये सोचते ही मेरा दिल हलक में आ गया, इसलिए मैंने तुरंत नानसियान को फोन किया। क्या तुमने अनान को देखा है? नहीं, क्या हुआ? जब मैंने उसे बताया कि मुझे अनान नहीं मिल रही है तो उसने मुझे जल्दी से दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो, मैं गाड़ी चलाकर तुम्हें लेने आ रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ उसे ढूंढने चलूंगी। नैन्सी जल्दी से पहुंच गई। हम साथ में मेरे अपार्टमेंट के एंट्रेंस पर वापस आए। आखिरकार हमें सोसाइटी के सिक्योरिटी कैमरों में अनान की परछाई दिखाई दी। मैंने घबराहट में कहा, सियान, तुम्हें क्या लगता है अनान कहाँ जा सकती है? चेन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बासु को ढूंढने गई होगी? तो अब मैं सुसैन को कॉल करती हूँ। मैंने चेन से कहा, तुम शांत हो जाओ, अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। अगर वह हमें ढूंढने नहीं गई होगी तो क्या यह बिना वजह शक पैदा करने जैसा नहीं होगा? और अगर बासु को पता चल गया कि तुमने अनान को खो दिया है, अगर वह इसका इस्तेमाल तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करने में करेगी तो क्या होगा? इससे बेहतर यह है कि हम पहले एसवाई वापस चलें। मैं लुबे को हमारी मदद करने के लिए कहूंगी ताकि हम रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकें। इसके बाद हम ग्रुप 42 की तरफ जाएंगे। कुछ देर बाद हम ग्रुप 3-1 के मॉनिटरिंग रूम में वापस आए। मैं और चौथा आदमी अपनी पूरी ताकत से रिकॉर्डिंग्स चेक कर रहे थे। एक तरफ लुभेवेई सिचुएशन के बारे में जानने के बाद काफी घबराए हुए थे। अगर बासु को इस बारे में पता चलता है तो शायद चेन का भी खेल खत्म हो जाएगा। अब इस मोमेंट पर भी क्या तुम याओ चेन को 2 शब्द न बोलने के लिए ब्लेम कर रहे हो? ये सुनकर मैं दर्द से मुस्कुराया।
अगर अनान को कुछ हो गया तो बासु को आकर मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप लोग यहाँ इन्वेस्टिगेट कीजिए। मैं गार्ड से पूछने जाता हूँ कि क्या उसने अनान को देखा है। अनान यहाँ आई थी लेकिन उसे एक आदमी ले गया था। गार्ड के बताए डिस्क्रिप्शन के मुताबिक वह आदमी शायद हमारे ग्रुप में ही काम करता है। हियानी हियावी है, वही अनान को ले गया है। मैं देखने जा रहा हूँ कि वह आदमी क्या कर रहा है। हियानगिन को कॉल करो, हियान उसका अच्छा भाई है। अगर वह इसे हैंडल नहीं करेगा तो कौन करेगा? अंकल, आप मुझे हॉस्पिटल क्यों ला रहे हैं? क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप सिस्टर बासु के बेटे हैं? मैं तुम्हें पेटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए लाया हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे वापस ले चलिए। अनान हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, इसलिए वह दर्द का फायदा उठाकर झटके से अपना हाथ छुड़ाती है और भाग निकलती है। हियानगाई तेजी से रिएक्ट करता है, उसका पीछा करता है और कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे जाने नहीं देता। अनान अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करती है। दूसरे हाथ से वह चुपके से अपनी जेब में हाथ डालती है। अपनी मेमोरी के बेस पर वह लास्ट कॉल वाला बटन दबाती है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, हेल्प, ये ईविल अंकल मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहता है। आंटी मेरी हेल्प कीजिए, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हियान अपने आसपास देखता है। हॉस्पिटल के लॉबी में लोग उसे घूर रहे हैं। वो अनान के पापा को पकड़ने ही वाला होता है। मुझे नहीं जाना। उसी मोमेंट उसका फोन बज उठा। जब हियान ने देखा कि उसकी बहन का कॉल है तो उसे एक बुरा एहसास हुआ। अरे यार, मेरी बहन इस समय कॉल क्यों कर रही है? क्या उसे पता तो नहीं चल गया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कॉल रिसीव करूं या नहीं। ये सच में बहुत इरिटेटिंग है। हेलो, तुम्हें क्या चाहिए सिस्टर? तुम याओ चेन के बेटे को कहाँ ले गए हो? मुझे सीधा एड्रेस दो। मैं फर्स्ट हॉस्पिटल में हूँ। हा ना, तुम अकेली बाहर कैसे आ सकती हो? पापा की जान निकलने वाली थी, तुम्हें पता है। अच्छा हुआ मुझे तुम मिल गई। क्या उसने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई है? सॉरी पापा, मैं बिना परमिशन के दोबारा कभी नहीं भागूंगी। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है। जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो धीरे से खड़ा हुआ। मेरी नजरें हियानगाई पर टिक गईं। मैं उससे बहस करने ही वाला था। ही मानिन मेरा हाथ पकड़ लेती है। यह चेन और हियान वाइट ने गुस्से में आकर काम किया। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मैं तो इसे सिर्फ पेटर्निटी टेस्ट के लिए हॉस्पिटल लाया था। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये सच में बासु का बेटा है। तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है? तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे पहले से पता है ये बच्चा याओ चेन बासु का बेटा नहीं है ना? मेरे सीने में गुस्सा उबलने लगा। मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। मैं हियानगाई की कलाई को कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरी आंखों में ठंडक भरी होती है। जब तुमने कह ही दिया है तो चलो अच्छे से हिसाब चुका करते हैं। पहली बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनान को बिना परमिशन ले जाने की? तुमने बच्ची को लगभग डरा ही दिया था। अगर मैं इसे इसकी माँ से मिलाने ले गया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम नहीं चाहते कि उसे पता चले? मैं तो तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरी बात, तुमने अनान की इंसल्ट की। अगर मैंने उसकी इंसल्ट कर भी दी तो क्या हुआ? वे एक अनजान बैकग्राउंड की बच्ची है। अगर मैंने दो बातें कह भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे हाथ की ताकत थोड़ी और बढ़ गई। हियान वाइट का चेहरा आखिरकार बदल गया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। उसने अपने दांत भींचे। आखिर में उसकी हिम्मत जवाब देने की नहीं हुई। फिर उसने अनजाने में जियान वार्निंग की तरफ देखा। उसने यहां तक शिकायत की कि वह इतनी एग्रेसिव क्यों हो रही है। तुम मेरी हेल्प के लिए कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जाम यून ये देखकर पास आया। भाई बहन का रिश्ता कितना गहरा है। हियानगिन, तुम कब तक इसे प्रोटेक्ट करती रहोगी? जब ये मेरी बेटी को ले गया था तब तुम कहाँ थीं? अब तुम मीडिएटर बनकर सामने आ रही हो। तुम पहले कहाँ थीं? जियान बाणिन की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। वह चुपचाप पीछे हट गई। मैं हियान बाणिन के पास से गुजरा। मैंने हियान वाइट को घूर कर देखा। अगर तुमने दोबारा अनान को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। पापा आज बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो अभी भी गुस्से में क्यों हैं? ये बड़े लोग किस बात पर बहस कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए छोड़ो। पापा अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट हैं। मैं पापा को शांत करने की कोशिश करती हूँ। पापा, मुझे भूख लगी है, घर चलते हैं। अनान के छोटे और गर्म हाथ धीरे धीरे मेरे गुस्से को शांत कर देते हैं। ठीक है, घर चलते हैं। जैसे ही हम जाने वाले थे पीछे मुड़कर देखा तो बासु वहां खड़ी थी। मम्मी, अनान बासु की तरफ बढ़ती है। ये सीन मैंने अपने दिमाग में कई बार इमेजिन किया था। मैंने खुद से अनगिनत बार कहा भी था। लेकिन जब ये सच में मेरी आंखों के सामने होता है तब भी मेरे सीने में इतना दर्द होता है कि दम घुटने लगता है। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या आप मुझे पिक करने आई हैं? अरे ये आंखें, ये स्माइल बिल्कुल याओ चेन जैसी है। क्या सच में ये उसका बेटा है? मम्मी, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या आप मुझे देखकर इतनी खुश हो गई हैं? हाँ, मैं अनान को देखकर इतनी खुश हूं कि बोल ही नहीं पा रही हूँ। अनान, इस साल तुम कितने साल की हो गई हो? इस साल मैं 6 साल की हूँ। मम्मी, क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था? आपके पापा ने आपका नाम अनान रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आपको बहुत मिस करते हैं। मम्मी, हाँ, पापा कहते हैं कि वह आपको बहुत मिस करते हैं। अच्छा, तो चेन ने इतने सालों से अपनी सारी यादें किसी और बच्चे में लगा रखी थी। मम्मी, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं तुम्हें देखकर इमोशनल हो गई, इसीलिए तुम रो पड़ी। पहले थोड़ा खेलो, ठीक है? मैं तुम्हारे पापा से 1 मिनट बात करती हूँ।
मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तुम पापा और मम्मा से क्या कहने वाले हो? मैं सुन नहीं सकती, सही ना? कुछ मीठी बातें कहो जो बच्चे ना सुन सकें। ठीक है, तो मैं पहले बाहर जाता हूँ। बासु की बेटी के दूर जाने के बाद उसने मुझे जिस तरह देखा वह अचानक बदल गया। तुमने ये बात मुझसे 6 साल तक छिपा कर रखी। तुमने जरूर बहुत बुरा वक्त बिताया होगा। इतना छुपाने के बाद आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया। जब यह हो ही चुका है, बासु को बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। सिस्टर बासु, ये आदमी जो कह रहा है उस पर ध्यान मत दो। कौन जाने यह इस बच्चे को कहाँ से लाया है। ये 6 साल से तुमसे ये बात छुपा रहा था। आज अचानक वह इसे तुम्हें दिखाने के लिए ले आया। इसका क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ बच्चे का इस्तेमाल करके हमदर्दी पाने के लिए नहीं है? हियान गई, क्या तुमने काफी बोल लिया? सिस्टर बासु, वो क्लियरली कुछ गलत करने की वजह से नर्वस है। वह सिर्फ एक बच्चे का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि तुम सॉफ्ट हो जाओ। उसकी बातों में मत आओ। मुझे माफ कर दो। आज हियानगाई की गलती है। मैं वापस जाऊंगा और उसे अच्छे से सिखाऊंगा। सिस्टर, मेरे कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लुबेवेई ने नान सियान को खींचा। चलो, हमें भी निकलना चाहिए। हालांकि नान सियान थोड़ा हिचकिचा रही थी, फिर भी वह उसे बांह से पकड़कर ले गया। मुझे ये पता होना चाहिए था। तुम्हें मेरे साथ नेगोशिएट करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। तो आपका क्या मतलब है मिस्टर बासु? क्या आप बच्चे को सीधे ले जाना चाहते हैं, या फिर आपको अनान की कोई परवाह नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं अनान को घर ले जाऊंगा और पहले की तरह बात करना जारी रखूंगा। मैं मुड़ना चाहता था और अनान को ले जाना चाहता था। ये याओ चेन के लायक है। आज हियानगाई उसे इतनी आसानी से कैसे ले जा सका? तुम उसकी प्रोटेक्शन भी नहीं कर सके। तुम उसे और क्या ऑफर कर सकते हो? मैं एक्सप्लेन करने ही वाला था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वह जो कह रहा था वह सच था। उसने कहना जारी रखा। पहली बार मैंने अनान को हॉस्पिटल में देखा था। उस वक्त उसने कहा था कि पापा काम पर बाहर गए हैं। वह हॉस्पिटल में अकेला था। अगर उस वक्त वह मुझसे नहीं मिला होता, बल्कि किसी ह्यूमन ट्रैफिकर से मिला होता, या चेन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम में इसके अंजाम को झेलने की कैपेसिटी है? बासु के शब्द मेरे दिल को चीर रहे हैं। मैं अनान का छोटा सा हाथ कसकर पकड़ता हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है। मैं सहन नहीं कर सका कि अनान मुझसे दूर चला जाए, भले ही वही उसे ले जाने वाला क्यों ना हो। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं अपना सिर उठाता हूँ, उसे गंभीरता से देखता हूँ और कहता हूँ, मैं उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ। उसे मैंने गोद लिया है। बासु की नजर एक मोमेंट के लिए रुकती है और मैं आगे कहता हूँ, उस साल मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला था। गलियारे में मैंने एक बच्चे को बेंच पर अकेले बैठे देखा। किसी को उसकी परवाह नहीं थी। मैंने उससे कुछ सवाल पूछे और जाना कि उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे। रिश्तेदार भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहते थे। उस वक्त मैंने सोचा, अगर मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा तो इसे कहाँ ले जाएंगे? ये मुझसे भी बुरे लोगों से मिलेगा। मैंने इसे 6 साल तक पाला है। वो आपके साथ नेगोशिएट करने का मोहरा कभी नहीं थी। वह मेरी बेटी है। बासु कुछ सेकंड के लिए शांत रहा। जब वह बोला तो उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी। तो तुमने मुझसे 6 साल तक छुपाया, सिर्फ इसे आज मुझसे मिलाने लाने के लिए? मैंने तुमसे छुपाया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है। तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं अभी भी एक बच्चे को पाल रहा हूं? याओ चेन, तुम्हारे पास हमेशा रीजंस होते हैं। बासु, मैं तुमसे एक फेवर मांगता हूँ। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें धोखा दिया है। तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझसे बदला लेना चाहती हो। बस मेरे पास आओ। मुझसे बदला लेने के लिए अनान का इस्तेमाल मत करो। मैं अनान के गार्जियन के तौर पर आखिरी इंसान हूँ जिसे पता चला कि वो एग्जिस्ट करती है। याओ चेन, तुमसे मेरा बदला ये नहीं है। तुम ही हो जो मुझसे बदला ले रहे हो। वो एक मोमेंट के लिए रुका, अपना सिर घुमाया और धीमी आवाज में कहा, अनान, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। यहाँ बहुत कन्वीनियंट नहीं है। इससे पहले कि मैं रिएक्ट कर पाता, वह अनान के पास गया। अनान, क्या तुम आज रात आंटी के साथ घर जाना चाहती हो? आंटी के घर में बहुत सी अच्छी चीजें हैं और एक बिल्ली का बच्चा है जिसका नाम 11 है। क्या तुम उसके साथ खेल सकती हो? मम्मा और पापा भी हमारे साथ चल रहे हैं। बासु उस तरह से बुलाने को करेक्ट किए बिना एक मोमेंट के लिए रुका। तुम्हारी पापा कल तुमसे मिलने आएंगे। उसने अनान का हाथ पकड़ते हुए और बाहर निकलते हुए कहा। मैं अनान की दूर जाती फिगर को देखता हूँ। मुझे अपने दिल में थोड़ी कड़वाहट महसूस होती है। अनान, ये सबसे अच्छा घर है जो पापा तुम्हें दे सके हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि पापा हमेशा तुमसे प्यार करते हैं। अनान को एहसास हुआ कि मैं कार में नहीं चढ़ रहा था। उसे लगता है कि कुछ सही नहीं है। वह अचानक बासु से कहती है, पापा नहीं जा रहे हैं। मैं भी नहीं जा रही हूँ। मैं कार से उतरना चाहती हूँ। मैं मम्मा के घर नहीं जा रही हूँ। एक काली मायबा कार ट्रैफिक में शामिल हो जाती है। मैं कार से उतरना चाहती हूँ। मम्मा डोर खोलो। मैं मम्मा के घर नहीं जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि पापा डोर खोलें। अनान, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? कार रुकती है। याओ चेन, तुमने कुछ समय पहले मुझसे क्लियरली कहा था कि अनान वो अनाथ है जिसे तुमने गोद लिया था। मुझे सब कुछ क्लियर है, लेकिन तुम मुझसे कंसल्ट कैसे नहीं कर सके? खुद को अलग रखकर अनान को मेरे साथ जाने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो? मैंने अपने होंठ चबाए। मैंने सोचा था कि अनान को भेजकर मैं बच्ची को सबसे अच्छा घर दे रहा हूँ, लेकिन मैं भूल गया कि मैं ही उसका अकेला सपोर्ट हूँ। मैं ये भी भूल गया कि बासु ने कभी हम बाप बेटी को अलग करने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने अपनी नजरें नीची कर लीं। मेरी आवाज भारी लगी। मुझे लंग कैंसर डायग्नोज हुआ था। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा है। मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद अनान बेसहारा हो जाएगी। आपके पास उसकी अच्छे से प्रोटेक्शन करने की कैपेसिटी है। मैं तो बस उसके पापा के तौर पर सब कुछ अरेंज करने की सोच रहा था। मैं अकेले आंटी के पीछे नहीं जाना चाहती। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं अनान के फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ। आखिरकार मैंने सिर्फ बच्चे को डरा दिया।
शुरू से ही तुमने अपने फैसले खुद लिए हैं। तुम ही थे जिसने मुझसे सब सच कहा था कि अनान गोद ली हुई है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि मुझे ये बच्चा पसंद भी है, लेकिन तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि क्या मैं तुम्हें बाकी बचे दिन अकेले बिताते हुए देखना चाहती हूँ। कीमोथेरेपी का प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग किसी ऐसे इंसान के बगल में सफर करो जो बीमारी से टॉर्चर हो रहा हो। मैं तुम्हारे साथ देश के सबसे अच्छे थोरेसिक सर्जरी और न्यूमोलॉजी स्पेशलिस्ट से मिलने चलूंगी। मैंने पहले ही सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया है, सारे खर्चे मैं संभाल लूंगी। मैं अनान के साथ तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाने चलूंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। पता चला कि उसका इरादा मुझे छोड़ने का कभी था ही नहीं। पहले की ठंडक सिर्फ एक दिखावा थी। मैं ही हूं जो हमेशा उसे दूर धकेलता रहा। पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है। नान सियान और लुभेवेई जल्दी से पहुंचते हैं। लुभेवेई सबसे पहले बोलता है, याओ चेन, नान सियान ने झूठ बोला था कि अनान उसकी बेटी है। उसने मुझसे डाइवोर्स के लिए हंगामा करवाया। हमने आपस में चीजें क्लियर कर ली हैं। बाद में हम मैरिज को अच्छे से बनाए रखेंगे। अब कोई बेवजह का शक नहीं होगा। आज चेन, शुरू में मैंने चीजें सही करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी की। मुझे सच में अफसोस है। उन्होंने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर दिया। इसे एक परफेक्ट सॉल्यूशन माना जा सकता है। अनान को लेकर अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक मोमेंट के लिए हियान वार्निंग हियानगाई को घसीटते हुए आई और वे भी जल्दबाजी में पहुंचे। याओ चेन, मैं अनान को बिना परमिशन के हॉस्पिटल ले गया था। मैंने बच्ची को डरा दिया। मैं बहुत इम्पल्सिव था। मैं तुमसे और अनान से माफी मांगता हूँ। मैं तुम लोगों के बीच दोबारा इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं वापस जाऊंगा और उसे अच्छे से कंट्रोल करूंगा। मैं उसे कोई इनएप्रोप्रिएट काम नहीं करने दूंगा ताकि तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। अनान बासु की बाहों से कूदकर बाहर निकली। उसके छोटे हाथ मेरी गर्दन से लिपट गए। पापा, हम अलग नहीं होंगे, और हाँ, नॉर्मली मैं आंटी के घर खेलने जा सकती हूँ। आने वाले दिनों में बासु ने ज्यादातर कमर्शियल कमिटमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया और हर दिन मेरी कीमोथेरेपी और रिकवरी के दौरान हॉस्पिटल में मेरे साथ रहा। अनान क्लास के तुरंत बाद हॉस्पिटल पहुंच गई। पापा, जल्दी देखो, जो ड्राइंग मैंने बनाई है, हमारी फैमिली की ड्राइंग। उसने इसे मेरे हाथ में थमा दिया। एक चेकअप पूरा हो गया है। डॉक्टर के पास सीटी स्कैन की रिपोर्ट है। उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ, रिकवरी उम्मीदों से बेहतर है। ट्यूमर छोटा होता जा रहा है। प्रॉपर ट्रीटमेंट जारी रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में स्टेबल तरीके से जीना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे दिल पर भारी पड़ा बड़ा पत्थर आखिरकार हट गया है। मुझे अनान से अलग नहीं होना पड़ेगा। मैं आपके साथ भी रह पाऊंगा बासु। हम वादे के मुताबिक ऑरेंज सी देखने गए। सनसेट ने समंदर के पूरे सरफेस को ढक लिया था। बासु ने मुझे प्यार से देखा और कहा, आज चैन, पहले हमारे बीच बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे। तुमने 6 साल तक अकेले मुश्किलें झेली। अब बीमारी में एक फेवरेबल टर्न आया है। आने वाले दिनों में मैं तुमसे दोबारा कभी अलग नहीं होंगी। अब से हम तीनों हमेशा साथ में बीच पर और अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। हम कभी अलग नहीं होंगे। पहले मैं हमेशा सब कुछ अकेले झेलता था, हमेशा अपने दम पर सब कुछ ऑर्गेनाइज करने की सोचता था, हर मौसम में तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करता था। अब हम तीनों साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। समंदर की हल्की हवा बीच पर बहती है। सनसेट तीनों की परछाइयों को जोड़ता है। आने वाले साल सेफ और पीसफुल रहें, बिना किसी और जुदाई के हर दिन साथ रहें। हाथों गाइस, इस स्टोरी को कंप्लीट कर दिए, और स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो को हाइप कर देना।